सभी को ऑनलाइन में गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? और अगर आप मुझे सुन पा रहे और देख पा रहे तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करें। चलो, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। चलो, ऑयल सीड अपनी क्रॉप चल रही थी तो ऑयल सीड क्रॉप को खत्म कर देते। और आपने कहा था 2 घंटे का, तो 2 घंटे का अरेंज हुआ, तो आज ऑयल सीड क्रॉप भी खत्म हो जाएगी अपनी। कोशिश करते हैं ऑयल सीड को कंप्लीट कर देते। कुछ आप मुझे बता दो, जैसे कि मूंगफली का बोटेनिकल नेम बता दो क्या होता है? अरे कैसे? हाइपोजिया। और सरसों का बता दो, सरसों का क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज होता है। आप मुझे सोयाबीन का बताओ एक बार, क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स हो जाता है। और इसके अलावा सरसों का हो गया, मूंगफली का हो गया। आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि मूंगफली है जो कौन से परिवार के सदस्य है? लेग्यूमिनेसी। सरसों कौन से परिवार का है? ब्रेसिकेसी। और सोयाबीन कौन से है? हैं? सोयाबीन भी तो लेग्यूमिनेसी है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है सोयाबीन में? 40 होती है। और आप मुझे बताएं तेल कितना होता है? चलो, सरसों में तेल कितना होता है? 33। 33 से 40 होता है। चलो, और आप मुझे ये बता दीजिए कि जैसे एक रोग है, तिल का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है? और पुष्प क्रम एकदम बिल्कुल पत्तियों जैसा हो जाता है तिल के अंदर, उस रोग का नाम फाइलोडी रोग है। क्या है? फाइलोडी रोग है। चलो, खरीफ में कौन कौन सी तिलहनी फसलें उगाते हैं बोलो? है खरीफ में। और सरसों वगैरह कब उगाते हैं? रबी में उगाते हैं। अच्छा, हाँ, सब कुछ बढ़िया। तो ये हो गया। अब देखो, आज जो पहला चालू करेंगे वो चालू करेंगे मूंगफली। क्या चालू करेंगे? मूंगफली। मूंगफली निकाल देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूंगा। हाँ, कल क्लास इसलिए नहीं हुई, कल चला गया था, कोई काम था। और कल तो वैसे 12 बजे चले गए थे। चलो, शाम की क्लास ही नहीं ली कोई। देखो, ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली के बारे में बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ये बता दो। कितने होते हैं? 40 होते हैं। देखो, तो आज पहली जो क्रॉप चालू करेंगे वो करेंगे मूंगफली। मूंगफली। मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया। हम जानते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरेकिस हाइपोजिया होता है। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो बताओ कितने होते हैं? 40। तो कुछ चीजें तो आप जानते हैं कि अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया। बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वह होते हैं 40। कितने होते हैं? 40। और कुल की बात करें तो कुल जो होता है वह होता है क्या? लेग्यूमिनेसी। क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। लेग्यूमिनेसी। और बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो ब्राजील है। क्या है बोलो? ब्राजील है। ब्राजील। और बात करें इसके पुष्प क्रम की, तो रेसी में। क्या है? रेसी में। फल प्रकार लोमेंटम होता है। क्या होता है? लोमेंटम है। तेल की मात्रा बता दो आप, तो कितनी है बोलो? इसके अंदर जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है? 45। हाँ। और क्या है? इपीजीएल। क्या है? इपीजीएल। इपीजीएल अंकुरण है। ये तो कुछ बेसिक परिचय हो गया। अब देखो, कुछ अच्छे फैक्ट्स मैं बताता हूँ कि एक भारत की वो तिलहनी फसल है। भारत की क्या है? भारत की प्रमुख तिलहनी फसल आती है, तिलहनी। भारत में सबसे ज्यादा, जैसे कि भारत में सर्वाधिक तेल किसका खाते हैं? तो मूंगफली में, मूंगफली का, है ना। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में सरसों। राजस्थान में कौन है? सरसों है। और विश्व में कौन है? विश्व में सोयाबीन। विश्व में क्या है? सोयाबीन। और सोयाबीन यूएसए में सर्वाधिक खाते हैं। कहाँ खाते हैं? यूएसए। तो ये भारत की और राजस्थान की और विश्व की। राजस्थान के दूसरे नंबर पे जो आती है वो मूंगफली है ना। राजस्थान में दूसरे नंबर पे आती है वो कौन है? मूंगफली। जबकि भारत में दूसरे नंबर पे सोयाबीन आती है और विश्व में दूसरे नंबर पे क्या आती है? मूंगफली। ये है। अब देखो, अच्छे इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, बहुत अच्छी सी चीजें कि याद रखना। जैसे मूंगफली का अंकुरण होता है, अंकुरण के लगभग 20 से 40 दिन के बाद क्या होने लग जाती है? इसकी फ्लावरिंग स्टेज चालू होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? फ्लावरिंग मतलब पुष्पन की प्रक्रिया।
पुष्पन की प्रक्रिया में इसमें हमें पता है कि स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वपरागण। स्वपरागण हमें पता है दलहनी फसलों में ज्यादातर लेग्यूम परिवार जो है उसमें स्वपरागण। ऐसे चालू करवानी है कि बताओ? रहने देते हैं क्योंकि मौसम भी ठंडा है। स्वपरागण चालू कर हो जाता है। स्वपरागण होने के बाद क्या होता है कि 20 से 40, और इसमें आपको पता है सही कि गांठें तो बनती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो करता ही है, गांठें बनती है, और राइजोबियम तो होता ही है, राइजोबियम होता है, और क्या होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होता ही है क्योंकि मृदा के अंदर क्या करती है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। स्वपरागण होने के बाद इसके अंदर निषेचन होता है। निषेचन निषेचन होता है तब क्या होता है, निषेचन के पश्चात कुछ चेंजेस आते हैं, है ना, पश्चात कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने के बाद क्या करती है कि इसका जो फल बनता है ना, फल बनने की क्रिया क्या होनी चाहिए कि फूल तो ऊपर आता है, इसकी फ्लावरिंग कहाँ होती है, ऊपर की साइड, मतलब जमीन से ऊपर है, जमीन से ऊपर फ्लावरिंग हुई, स्वपरागण हुआ, निषेचन हुआ। अब क्या होते हैं इसमें विभज्योतक बनते हैं। क्या बनते हैं? विभज्योतक, है ना। विभज्योतक मतलब एपिकल मेरिस्टेम, और ये विभज्योतक क्या होते हैं, जमीन की तरफ गमन करने लग जाते हैं। कहां पर? जमीन की तरफ क्या होने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं, और जमीन की तरफ चल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? जियो जियो कह सकते हैं या जियोट्रोपिज्म कहते हैं, याद रखना। जियोट्रोपिज्म कह दो या जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म भी कहा जा सकता है, ट्रोपिज्म। अब जियोट्रोपिस्ट जमीन की तरफ गमन हुए, और जमीन की तरफ गमन होने के बाद क्या होते हैं, इसमें मादा फूल या मादा जो भाग होता है वो पेग कहलाता है, पेग बनता है, और पेग के अंदर दाना बनना होता है, पेगिंग। क्या होता है? पेगिंग। और पेगिंग जो है वह इसका फल प्रकार क्या कहलाता है, लोमेंटम, और लोमेंटम क्या हो जाता है, बन जाता है ये लोमेंटम। इस प्रकार से एक मूंगफली में मतलब स्टार्टिंग बुआई से लेकर कहां तक की, मतलब फलन तक की क्रिया कुछ इस प्रकार होती है। इसीलिए ये मतलब एक फैक्ट है कि एक मूंगफली में फ्लावरिंग ऊपर आता है फिर भी फ्रूटिंग जमीन के अंदर की होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप चलती है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाती है, जिसे क्योंकि अपन कहते हैं ना कि जियोट्रोपिज्म मतलब मृदा की तरफ गमन जो होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण की तरफ जो गमन होता है उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। जबकि हेलियोट्रोपिज्म अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे डाल रहा हूँ कि हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है। हेलियोट्रोपिज्म हेलियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ये सूर्य की तरफ गमन। क्या होता है? सूर्य की तरफ। हेलियंथस एनम मतलब सूरजमुखी। कौन है? सूरजमुखी। सूरजमुखी में क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। क्या होता है? और ये ऑक्सीजन हार्मोन है ना, ये हमेशा सूर्य की तरफ, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है, शीर्ष प्रधानता। क्या होता है? शीर्ष प्रधानता, शीर्ष प्रमुखता। तो ये सूरजमुखी का है, थोड़ा सा ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर, मतलब ये दो कंसेप्ट है, याद रखना। अब देखो मूंगफली दो है, एक तो मतलब कम फैलने वाली, एक ज्यादा फैलने वाली। ज्यादा फैलेगी उसकी दूरी कम रखोगे, दूरी कम रखोगे, मतलब ज्यादा फैलेगी ना उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी तो बीज दर कम हो जाएगी, और कम फैलने वाली है उसकी दूरी कम रखते हैं तो बीज दर ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ही है ना, अरेकिस हाइपोजिया वगैरह। हाँ सर आवाज सही से नहीं आ रही, एक बार चेक करो ना, देखिए चेक करो, देखिए सभी की आवाज आवाज क्या है। ये वाला कुछ कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट था। अब देखो मूंगफली को चालू करते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का होता है। देखिए आप बताते जाना मुझे, वानस्पतिक नाम क्या होता है बोलो? अरे कैसे? हाइपोजिया। कुल क्या होता है? लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान ब्राजील। गुणसूत्र की संख्या 40। परागण कौन सा? अंकुरण कौन सा? एपीजी। अब देखो गुच्छेदार मतलब फैलने वाली और नहीं फैलने वाली। चलो अब देखो, एक तो है फैलने वाली जिसे कहते हैं स्प्रेडिंग टाइप। क्या कहते हैं? स्प्रेडिंग टाइप। ये तो फैलने वाली है, और ये बंच मतलब गुच्छे वाली जो नहीं फैलती। नहीं फैलती है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती तो वो तैयार थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, लगभग 110 से 130 दिन। जबकि फैलने वाली में क्या है, सुसुप्ता अवस्था डोरमेंसी पाई जाती है, तो वह क्या है लगभग 20-30 दिन ज्यादा लेती है, वो 130 से लगभग 150 दिन में तैयार होती है, क्योंकि उसमें सुसुप्ता अवस्था। इसीलिए याद रखना कि जो फैलने वाली है वो थोड़ी सी लेट तैयार होती है, 150 दिन के आसपास, और जो नहीं फैलने वाली है लगभग 130 दिन के आसपास में हो जाती है तैयार। तो 110 से 130 दिन और 130 से 150 दिन, याद रखना है, दो प्रकार की मूंगफली। फिर देखो सेकंड पॉइंट है सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था जिसमें क्या है, कोई भी उपापचय क्रिया नहीं होती, किसी भी जीव की, किसी भी पौधे की, किसी भी बीज की अगर उपापचय क्रिया
वहीं पर रुक जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसे कहते हैं डोरमेंसी या फिर उसे कहते हैं क्या, सुसुप्तावस्था। तो सुसुप्तावस्था इसमें नहीं पाई जाती तो जल्दी तैयार हो जाती है, और इसमें पाई जाती है तो क्या होती है, थोड़ी सी लेट तैयार। दोनों के वैज्ञानिक नाम अरिकेस हाइपोजिया। इनकी बार पर्टिकुलर पूछे तो याद रखना ये क्या होता है, फेस्टिजिएटा। क्या होता है, फेस्टिजिएटा। एक आधी बार बोलो क्या होता है, फेस्टिजिएटा। ये अरिकेस हाइपोजिया प्रोकेबेस क्या होता है, प्रोकेबेस। अरिकेस हाइपोजिया क्या होता है, प्रोकेबेस। अच्छा याद रखना, तो इधर क्या याद रखोगे, अरिकेस हाइपोजिया, फेस्टिजिएटा, और ये क्या होता है, प्रोकेबेस। क्या होता है, प्रोकेबेस। फिर देखो अर्थिंग अप की क्रिया की जाती है और अर्थिंग अप की क्रिया नहीं की जाती। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है, देखो मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाई। देखो ये फैलने वाली है, फैलने वाली में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि वह जमीन में इस प्रकार फैलती है कि वैसे वो तो ढकी हुई रहती है, पर वो कम फैलने वाली है, गुच्छे वाली है, तो उसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है क्योंकि उसके पेग मतलब बाहर आ जाते हैं। पेग मतलब मादा भाग, पेग मतलब क्या होता है, मादा भाग। वो पेगिंग अवस्था है ना, वही सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है, याद रखना सिंचाई वगैरह के लिए भी। क्या होती है, ये जो पेगिंग अवस्था है ना, यही सर्वाधिक इंपोर्टेंट है क्योंकि यही सिंचाई के लिए भी सबसे ज्यादा क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है, क्योंकि ये पेग मादा भाग क्या कहलाता है, पेग कहलाता है। और पेग में अपने क्या बनना, दाने बनना क्या कहलाता है, पेग। अब वो फैलने वाली है, वो तो पूरी तरह भूमि को कवर कर लेगी क्योंकि पूरी तरह फैल जाएगी, तो वो पेग है ना, पेग वो जमीन में रहेंगे, मतलब जमीन से बाहर नहीं आएंगे। जबकि गुच्छे वाली में क्या होता है, पेग बाहर आ जाते हैं तो उनका विकास सही से नहीं होता, तो उनमें वापस से क्या चढ़ानी पड़ती है, मिट्टी, जिसे क्या कहा जाता है, अर्थिंग अप। आलू में भी चढ़ाई जाती है जिसे भी क्या कहते हैं, अर्थिंग अप। केले में भी चढ़ाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अर्थिंग अप। तो ये क्रिया मतलब जो जमीन में जो भी चीजें आती है ना, उनके लिए की जाती है। मिट्टी चढ़ाना कहलाता है, क्या बोलो, दबी दबी आवाज आ रही, देखिए एयरफोन यूज करो ना। फिर देखो नेक्स्ट, अब एक तो बंच गुच्छे वाली और एक फैलने वाली। रोग के प्रति देखते हैं तो देखो टिक्का रोग के प्रति क्या होती है, ये संवेदनशील, और वो कैसी होती है, प्रतिरोधी। सर्कोस्पोरा से होता है, पर्सोनाटा वगैरह इनके पढ़ेंगे अभी कि एक तो सर्कोस्पोरा, पर्सोनाटा वगैरह जो लेट टिक्का होता है उनके। तो टिक्का रोग होता है जो किससे होता है, कवक से। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा बंच गुच्छे वाली में होती है, फैलने वाली में ये रोग नहीं होता, याद रखना। तो टिक्का रोग के प्रति संवेदनशील जो होती है वह कौन है, गुच्छेदार, और फैलने वाली में ये रोग नहीं होता। फिर देखो गुच्छेदार है, इसकी बीज दर जो होती है, अब ये फैलती नहीं है तो याद रखना दूरी जो है वह कम रखते हैं, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो बीज दर थोड़ी सी ज्यादा होती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब ये फैलती है तो इसकी दूरी रखते हैं 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो इसकी बीज दर क्या हो जाती है, बोलो कम, कितनी, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 60 से 80 किलोग्राम ही अपने वो मटर जो है ना, उसकी भी ये रखी जाती है बीज दर, याद रखना। क्योंकि मटर की, हॉर्टिकल्चर मटर की तो 80 से 100, और अपने फील्ड क्रॉप्स की जो होती है 60 से 80, तो 60 से 80 रखी जाती है फैलने वाली मूंगफली की। 100 किलोग्राम आपको पता है गेहूं चावल की भी 100 ही चलती है, और अपने वो क्या नाम है, गुच्छेदार मूंगफली की भी कितनी चलती है, 100 किलोग्राम के आसपास। फिर देखो पौधों की संख्या, अब पौधों की संख्या यहाँ पर दूरी कम है, तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 3.3 लाख। और यहाँ पर देखो दूरी ज्यादा है तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, कम, लगभग 2.2 लाख। ये नहीं पूछेगा, ये तो अपने को पता है, ऊपर क्षेत्रफल रखना है, नीचे दूरी रखनी है, पौध संख्या ज्ञात कर सकते हैं, याद रखना। फिर देखो किसमें, अब जो बंच गुच्छे वाली है जिसमें एक तो 47 नहीं, एक तो 12, एक 24, 47 याद रखोगे, जिसमें काम हो जाएगा 12 24 कर देना। क्या कर देना, 12 24 कर देना। अरे किस हाइपोजिया से अपने को याद रखना है कि एके नाम से किसमें आती है, क्या आती है, एके नाम से किसमें आती है, 12 24। इधर याद रखना जीजी 2 और जीजी 7, एक है चित्रा, एक है चंद्रा, एक M13, एक है टाइप 16। देखो ऐसे याद रख सकते हैं, आरसीए में सी, क्या है, आरसीए में सी, आरसीए में कौन, आर का मतलब एक तो RS11 होती है, एक सी का मतलब चंद्रा, क्या होती है, चंद्रा। एक होती है अंकुर, क्या होती है, अंकुर, कौन होती है, अंकुर। एक सी से याद रखना चित्रा, क्या याद रखना, चित्रा। एक होती है M13, क्या होती है, M13।
ये किसमें जो होती है वह कौन सी होती है, तो यह फैलने वाली स्प्रेडिंग टाइप। ये कुछ इंपोर्टेंट है। आरसीए में कौन आया बोलो, सीएफ। आरसीए जानते हैं राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, अपने राजस्थान का टॉप 1 कॉलेज है, तो आरसीए में सीएफ। आर का मतलब क्या होता है, आर एस 11, सी का मतलब चंद्रा, ए का मतलब अंकुर, सी का मतलब चित्रा, एम का मतलब एम 13। ये किसमें काय की है, तो ये है फैलने वाली मतलब स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली। इधर तो याद ही रखना है AK 12 और AK 24 है ना। AK 47 याद रखोगे जिसमें काम हो जाएगा कि 12 और 24। ये लिखना चाहो तो लिख लो बोले से। आवाज गूंज रही है, क्या करे यार बताओ तुम्हें। ललित भाई लिख लिया। चले आगे, चल फिर रिवाइज भी करा दूंगा बाद में। देखो मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा, तो मूंगफली में तेल कितना पाया जाता है बोलो 45%, और प्रोटीन की मात्रा कितनी है 25। अब देखो याद रखना अपने सोयाबीन का कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर क्या है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, कितनी 40 होती है, और तेल की मात्रा 20 है। परंतु इधर मूंगफली में तेल की मात्रा तो 45 है और प्रोटीन की मात्रा क्या है 25। मतलब प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है, क्योंकि मूंगफली के दाने भी तो काम में आते हैं। अपन पीनट का जूस पी लेते हैं, पीनट बटर खा लेते हैं, है ना। ये जो भी जिम जाते हैं उनके लिए पीनट का वो बटर आता है, उसका सजेस्ट किया जाता है। तो मतलब जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी है। और अपने ऑयल भी निकाला जाता है, और इसकी खली जो निकलती है वो पशुओं के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मतलब मूंगफली का कई सारे उपयोग है, अपन कर सकते हैं, है ना। इनकी खलियां कई ज्यादा महंगी मिलती है, अपेक्षाकृत दूसरों से तो महंगी मिलती है। ज्यादातर अपन जो खलियां खिलाते हैं ना पशुओं को, वो अपने कपास की खली खिलाते हैं, याद रखना, है ना। तेल की मात्रा कितनी 45 और प्रोटीन की मात्रा कितनी 25, तो याद रखना। फिर देखो भारत में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है वो कौन सी है, यही है। अपन ने ये यहीं पे बता दिया कि भारत की सबसे ज्यादा तो कौन है मूंगफली, राजस्थान की कौन है सरसों, और विश्व की कौन सी है सोयाबीन। यूएसए की भी कौन सी है सोयाबीन, है ना। और अपन कहते हैं कि पहली जो वो है क्या नाम है ट्रांसजेनिक क्रॉप वो कौन सी थी, तंबाकू, और दूसरे नंबर पे सोयाबीन, तीसरे पे कपास। अपन ने कहा था ना 1987 में कौन था पहले, तंबाकू टोबैको। फिर देखो मूंगफली में पुष्पन जमीन के ऊपर होता है, सही बात है, फूल तो ऊपर ही आएगा। तथा जमीन के नीचे क्या बनते हैं, इसके फल बनते हैं। जमीन के नीचे क्या बनते हैं, फल। कारण बताया आपको बहुत अच्छे से कि निषेचन के बाद जो विभजोत्तक है उनमें ग्रोथ चलती है, जियोट्रोपिज्म, वो जमीन में जाकर बस जाते हैं और वहीं से होता है। मूंगफली में पेग आने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पेगिंग करते हैं। और ये कौन से भाग होते हैं, मादा भाग। ये भी अपने का ये सिंचाई और खाद्य उर्वरक के प्रति भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील, मतलब क्रांतिक अवस्था भी ये होती है। निषेचन के बाद वर्तिकाग्र पेग के रूप में जमीन की ओर गति करती है, इसे क्या कहा जाता है, जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये भी अपन ने बता दिया विभजोत्तक के कारण, किसके कारण, विभजोत्तक के कारण। मूंगफली में देखो विटामिन B12 के अलावा सभी विटामिन बी वगैरह पाए जाते हैं। विटामिन B12 साइनिक कोबालेमिन, याद रखना विटामिन B12 जो है वो साइनिक कोबालेमिन है। मेरे में तो वैसे ही कम है, देखो मैं तो चेक करा के आ गया, एक दिन दुख हो गया मेरे जब से। तो विटामिन B12 इसे कहा जाता है कोबालोमिन, क्या कहा जाता है कोबालामिन, या फिर इसे ही कहा जाता है साइनो कोबालेमिन। क्या कहा जाता है, साइनो कोबालेमिन, साइनो कोबालामिन, कोबाला। पूछा जाए तुमसे कि बताओ विटामिन B12 के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है, तो याद रखना विटामिन B12 के लिए जो है वह पोषक तत्व जो जिम्मेदार होता है वह होता है कोबाल्ट CO। कौन होता है, कोबाल्ट होता है। कहां पर पाया जाता है कोबाल्ट, ये कहां पर पाया जाता है, तो विटामिन B12 जो पाया जाता है ये लीवर किडनी में मिलता है, अपने स्टार्च है ना, लीवर किडनी, लीवर और किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर इनके अंदर ये संग्रहित होता है। हालांकि वेजिटेरियंस के लिए तो कमी मतलब है, अपन कह सकते हैं मिल्क और इसके प्रोडक्ट जो होते हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट है ना, मिल्क प्रोडक्ट का कंजप्शन करना चाहिए। 2-3 दिन से मैं भी ये सर्च कर रहा हूँ कि विटामिन B12 मिलेगा कहाँ से मुझे, तो दही वही खाना चालू करना पड़ेगा। यही दिक्कत आ रही है, मल्टीविटामिन की गोलियां लेनी पड़ रही। और इसकी कमी से हालांकि कोई ज्यादा नुकसान तो है नहीं, यूं कहते हैं कि शरीर में थकान
आलस हमेशा चलते रहते हैं, तो वो तो मेरे को क्या है हमेशा पूरे दिन भर ही आते रहते हैं। वो तो तुम्हें भी आते होंगे, तुम भी चेक करा। ज्यादातर यूं कहते हैं कि 20% से भी ज्यादा मतलब ना शाकाहारी जो है ना, शाकाहारी उनके अंदर लगभग ऑलमोस्ट विटामिन B12 कम ही रहता है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियंस में ज्यादातर मतलब पाई जाती है। वेजिटेरियंस कंपाउंड्स कम चीजें हैं इसकी विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 को छोड़कर लगभग सारे क्या है बोलो, तो सभी के। हाँ भाई। चल अब देखो, आगे बढ़ चले। फिर देखो मूंगफली के बीज को क्या कहा जाता है, टेस्टा। टेस्टा और टेगमेन ये तो बीजों को ही कहते हैं, अपन बीज पढ़ेंगे जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टेस्टा क्या होता है, वो तो बीजों का आवरण जो कहलाता है ना, वो टेस्टा कहलाता है। क्योंकि बीज की संरचना बताऊंगा ना, बीज बताऊंगा जब बीज का पूरा, तभी बता देंगे टेस्टा होती। मूंगफली की खली में देखो 7.2 क्या पाई जाती है, तो वह पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। फिर देखो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन राजकोट गुजरात में होता है, ये तो आप जानते होंगे। और अपने जो क्या नाम है राजस्थान, भारत में अगर पूछे तो भारत में तो सर्वाधिक कहाँ है, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, राजकोट। और बात करें राजस्थान की, क्या करें राजस्थान की, राजस्थान में क्या है, बीकानेर पड़ता है। और बीकानेर में एक जगह है लोणकरणसर, क्या पड़ती है, लोणकरणसर। यहाँ पर क्या है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट है। बीकानेर के अंदर हमें पता है मोठ का उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। मोठ का वैज्ञानिक नाम बताओ। विग्ना एकोनेटिफोलिया, मेरे में भी कम है, बहुत बढ़िया। चल, विग्ना एकोनेटिफोलिया। और इससे क्या बनाई जाती है, बीकानेरी गुजिया। बीकानेरी क्या गुजिया बनाई जाती है, गुजिया। तो ये अपने बीकानेर राजस्थान का राजकोट। फिर देखो मूंगफली की खली हो गई, ये तो हो ही गया। और फिर आगे चलते हैं। आगे मूंगफली में स्वपरागण, ये हमेशा सुबह सुबह होता है, याद रखना। स्वपरागण का समय याद रखना, कभी पूछे तो 6 बजे से 8 बजे एएम। क्या होता है, 6 से 8 एएम, मतलब प्रातः है सुबह 6 बजे से 8 बजे के समथिंग क्या होता है, तो मूंगफली में स्वपरागण की क्रिया प्रातः के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे के समथिंग होती है। तो प्रातः के समय क्या होता है, स्वपरागण। देखो फूल लगभग 7 बने, क्या बने, अगर मूंगफली में कितने बने, फूल 7 बने, तो उससे पेग कितने बनेंगे, 4। पर फल तो केवल और केवल क्या बनेगा, एक। ये कुछ रेशो है, हालांकि कम ही पूछता है, पर नॉर्मली याद रखना कि 7 फूल आए तो 4 पेग बनेंगे, तो फल कितना बनेगा, एक ही बनेगा। ये कुछ रेशो है, कभी कभी पूछ ले तो अलग बात है। जलवायु एवं मृदा की बात करें तो आपको पता है सही कि मूंगफली कौन सी है, बरसात के सीजन की। बरसात में अपने गांव में खूब उगाते हैं, है ना, दालों के बीच में डाल देते हैं, या फिर अपन बरसात में जो भी फसलें उगाते हैं ना, उनके बीच बीच में और उगा देते हैं, हमें पता है। खरीफ की अपन कह सकते हैं फसल है, C3 प्लांट होता है। और खरीफ की जो फसलें होती है वह कैसी होती है, SDP, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है। पेग बनने के लिए अगर उपयुक्त तापमान पूछे तुमसे, तो याद रखना 20 से 25 या 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 याद रखना रेंज में। पेग की वृद्धि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वैसे क्या है, पेग की वृद्धि जब भी तो अपन कहते हैं कि बरसात के समय पे नॉर्मली जब बरसात वगैरह होती है और खेत में बाढ़ आती है, तब मूंगफली की बुआई करते थे। ज्यादा लेट नहीं जाते, ज्यादा लेट जाते हैं तो क्रॉप उधर और आगे जाती है, और उधर सर्दियों का मौसम आने लग जाता है। सर्दियों का मौसम आता है तो उधर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता ही है। और अपन ने कहा कि 20 से 40 दिन के बाद तो क्या होने लग जाती है, इसमें फ्लावरिंग आने लग जाती है। तो ये क्रिया, हालांकि इसमें खुद में भी परिवर्तन हो जाता है, फ्लावरिंग जल्दी आती है, जल्दी पेग बनता है। तो ये मूंगफली की खुद की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी है कि ये खुद ही कंप्लीटली मतलब पहले करने लग जाती है। तो याद रखना कि 20 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होती है, पेगिंग की जो क्रिया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। उपयुक्त मृदा पूछे तो बलुई या रेतीली दोमट मृदा, एक ही आज ही एक ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो मृदा का तो सोइल का तो एक ही कंसेप्ट है। देखो जो मिट्टियां होती है ना, मिट्टियां सबसे बढ़िया तो दोमट होती है, हमें पता है। दोमट दुनिया भर के लिए मतलब काफी अच्छी होती है, दुनिया भर की कोई सी भी फसल ले लो, क्योंकि दो का मतलब होता है दो। दो का मतलब क्या होती है, दो। और मट का मतलब होती है मिट्टियां, क्या होती है, मिट्टियां। दो मिट्टियों के मिलने से बनती है, उसे कहा जाता है दोमट। अंग्रेजी में कहा जाता है लोमी, क्या कहा जाता है, लोमी। दो मतलब कौन कौन सी, एक तो रेतीली और एक तो कौन होती है, रेतीली मिट्टी,
है ना, और एक जो काली वगैरह मिट्टी होती है ना, इन दोनों के मिलने से, हालांकि ये रेतीली जो होती है इनके अंदर अपन कह सकते हैं कि एरेशन मतलब वायु का संचार काफी अच्छा होता है, परंतु वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम। जबकि काली के अंदर क्या होती है, एरेशन की मात्रा तो कम होती है परंतु वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दोनों मिट्टियों को मिलाते हैं तब जाके मिलती है दोमट। पर याद रखना अगर इसकी क्वांटिटी क्या होती है, आगे पीछे होती है, जैसे मैंने कहा कि रेतीली की मात्रा ज्यादा ले ली, माना कि 70% और 30% इसको, तो ये जो बन जाती है ये मतलब अलग अलग रेशो पे अलग अलग ले सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं। तो ये होती है रेतीली दोमट। क्या होती है, रेतीली दोमट। अब इस रेतीली दोमट में क्या है, जो भी चीज याद रखना, कोई सी भी चीज ऐसी, कोई सी भी चीज या कोई सी की भी खेती कर लो जिनकी खेती मतलब जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे का इन द सेंस मेरा मतलब है कि इनके फल वगैरह जो भी है वो चीज अगर जमीन के नीचे आएगी, जैसे अपन हल्दी ले लो, गाजर ले लो, आलू ले लो, मूंगफली वगैरह, जो भी जमीन के अंदर आते हैं, जो भी जमीन के अंदर आते हैं, उनके लिए हमेशा 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 रेतीली दोमट मृदा करते हैं। कारण ये होता है कि एक तो इनको फैलने के लिए जगह चाहिए। क्या चाहिए इनको, फैलने के लिए जगह चाहिए। फैलने के लिए जगह चाहिए तो रेतीली जो मिट्टी है ना, रेतीली मिट्टी में वायु का संचार अच्छा होता है, इसलिए एक तो इनको जगह मिल जाती है वायु संचार के कारण, है ना। जैसे मतलब ये काली मिट्टी में कभी पानी डालोगे ना तो उसकी वो मृदा के पार्टिकल्स है ना, सोइल के पार्टिकल्स, वो अपने आप क्या हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। क्योंकि हमें ये चीज तो पता होगी सही आपको, तो जनरल वे में देखो ये मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में क्या है, कुछ है जैसे 50% जो है ना, अब इसमें जैसे 5% और 45%, 45 5 क्या पाया जाता है, 5 क्या है, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, और ये कौन है, मिनरल्स। इसमें क्या है, 25% तो मृदा का जल है और 25% क्या है, मृदा की वायु। अब देखो, अब ये वाला 50% तो मृदा ठोस है और 50% मृदा का वायु संचार है ना, कह सकते हैं मतलब सोइल पोर स्पेस है। अब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग आपस में एडजस्टेबल होता है। माना कि अगर मिट्टी में पूरा जल भरा गया, जैसे वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन में खेत में पानी भरा गया, तब इसने ये 25% जो जल मतलब जगह घेरी है ना, वो वायु की घेरी है, इसकी जगह नहीं घेरेगा। और मिट्टी एकदम बिल्कुल सूखी, एकदम ड्राइड है, बिल्कुल उसमें पानी नहीं, तो ये वायु है ना, ये इसकी जगह घेरेगा जल का, इसलिए वो वाला जो है ना साइन ऐसे आता है, एडजस्टेबल मूवमेंट वही वाला होता है। तो अब देखो मिट्टी में जैसे क्या है, रेतीली नहीं होगी, एकदम बिल्कुल पानी, पानी के बाद मृदा के पार्टिकल्स पास पास में चिपक जाएंगे, तो फैलेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी, तो फल नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमेशा जमीन के नीचे जो भी चीज आए, कोई सी भी चीज, चाहे वो अदरक हल्दी केला कुछ भी हो, चाहे वो कोई सी भी सब्जियां हो, चाहे अपने ये कोई सी भी मूंगफली वगैरह हो, आलू हो गया, ये कोई सी भी चीज है, वो हमेशा इसी का कारण है, याद रखना। इसलिए रेतीली दोमट मृदाएं काफी अच्छी होती है, ये अच्छा सा कंसेप्ट है, याद रखना, सोइल का बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फिर नेक्स्ट है देखो सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई के लिए आपको बता ही रखा है कि सिंचाई, मूंगफली की सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था एक ही चीज बता रखी है, पैगिंग। क्या है बोलो, पैगिंग। गेहूं की क्या होती है, CRI, चावल की बूटिंग, चावल की बूटिंग, चना की फूल आने से पहले, दलहनी की फूल आते समय, और अपने क्या नाम है इधर क्या है, मूंगफली की पैगिंग। क्या है, मूंगफली की पैगिंग। ये कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सीधे सीधे से एक एक लाइन के है। पैग बनते समय क्या है, एक मुख्य क्रांतिक अवस्था है। फिर दूसरा पोर्ट बनते समय सारी दलहनी फसलों में, ये भी दलहनी तो है ना, लेग्यूम परिवार तो है से, हालांकि ये तिलहनी में काउंट होती है क्योंकि तेल काम में लेते हैं इसलिए। उर्वरक प्रबंधन देखो, मूंगफली में जिप्सम, तो ये वाला कंसेप्ट मैंने कल बता दिया था कि कैल्शियम सल्फेट क्यों डालते, बताया था ना, क्योंकि सल्फर क्या करता है, सिस्टीन मिथ्योनिन और सिस्टाइन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, और सल्फर का काम होता है तेल, इथाइलिन और तीक्ष्ण गंध। तेल की मात्रा बढ़ाता है, इथाइलिन की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि इथाइलिन का निर्माण मिथ्योनिन अमीनो अम्ल से होता है और मिथ्योनिन का निर्माण कर देता है, इसलिए सिस्टीन मिथ्योनिन और सिस्टाइन अपन ने कहा ना, इसीलिए। और तीक्ष्ण गंध, जैसे कोई भी तिलहनी फसलों में तीक्ष्ण गंध हो रही है ना, वो भी कारण। तो जिप्सम डालना चाहिए, और जिप्सम का सूत्र बताओ क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4। याद रखना, अम्लीय मृदाओं का सुधार चूना से करते हैं, जबकि ये क्षारीय मृदाओं का भी सुधार कर सकता है। किसका कर सकता है, क्षारीय मृदाओं का भी सुधार करता है। मूंगफली में जिप्सम पेग क्षेत्र में देना चाहिए, लगभग 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सेलिंग प्रतिशत जो होती है वह कितनी होती है, 70 से 75% क्या होती है इसकी सेलिंग प्रतिशत, याद रख, एक दिन में शुरू से कितना लेक्चर। चलो, स्टार विडर याद रखना है, तो
है ना। एक दिन में शुरू से कितने लेक्चर लूं और याद करूं जिसमें 20 में से 18 क्वेश्चन सही हो जाए। रोजाना पढ़ो रोजाना। स्टार वीडर देखो, वीडर का मतलब वीडर, एक तो होता है सीडर और एक होता है वीडर। ये तो कुछ परिभाषा है। वीडर, वीडर का मतलब होता है वीड को हटाने के लिए, और सीडर मतलब सीड की बुआई करने के लिए। वीडर का मतलब वीड मतलब होता है खरपतवार। क्या होता है? खरपतवार। और सीडर का मतलब होता है सीड, और सीड मतलब होता है बीज। तो सीधा सा याद रख लेना। स्टार वीडर किस में काम में लेते हैं? तो स्टार वीडर जो काम में आता है मूंगफली में। मूंगफली में खरपतवार हटाने के लिए जो इम्प्लीमेंट मतलब एक यंत्र है, ये क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। तो देखो मूंगफली में खरपतवार हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्टार वीडर। क्योंकि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, देखो मतलब स्टार जैसी होती है, अलग अलग से ऐसे स्टार जैसे होती है, जिससे खरपतवारों को हटाया जाता है। फिर देखो भंडारण, मूंगफली के पोड की उपयुक्त नमी जो होनी चाहिए 9% या इससे क्या होनी चाहिए बोलो? कम पर क्या किया जा सकता है? भंडारित। बाकी अनाज वाली फसलों का भंडारण 10 से 12% नमी पे करते हैं, और दलहनी फसलों का कितना करते हैं? 8 से 10%। दलहनी में भी काउंट होती है लेग्यूमिनेसी। और तिलहनी वाली कौन सी है बोलो? तिलहनी 6 से 8% मृदा की नमी पर। हालांकि कटाई जो करते हैं वो 20 से 25% नमी बचती है ना, जब अपने को काट लेना चाहिए कोई सी भी अनाज वाली फसलें और दलहनी फसलें। मूंगफली के बीज के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी देखो 5% कहलाती है। हालांकि मूंगफली के पोड को 9% से अधिक नमी पर भंडारित करते हैं, तब इसमें क्या लगता है? एस्परजिलस फ्लेविस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। एस्परजिलस फ्लेविस नामक कवक का क्या होता है? प्रकोप। और इससे क्या बनता है? एक अफ्लाटोक्सिन, काले रंग का पदार्थ होता है अफ्लाटोक्सिन, काला रंग का, जिसके कारण ये रसायन पैदा होता है, और जिसके कारण मूंगफली में क्या होती है? कड़वाहट। कभी कभी अपन मूंगफली खाते हैं तो अंदर से वो काली काली निकलती है ना, वो अफ्लाटोक्सिन के कारण है, क्योंकि उसमें एक कवक लग चुका है। कौन सा? एस्परजिलस। कौन सा लग चुका है? एस्परजिलस। एस्परजिलस फ्लेविस, ये याद रख लेना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, स्टार कर लेना इसको, है ना। और फिर देखो रोग की बात करें तो रोग में आता है टिक्का रोग। टिक्का रोग बड़ा इंपॉर्टेंट है मूंगफली का, और ये जो लगता है वो सर्कोस्पोरा कवक से लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सर्कोस्पोरा लीफ स्पोर। सर्कोस्पोरा लीफ स्पोर लगेगा कैसे? कवक से। और लगेगा कौन सा? सर्कोस्पोरा कवक से। किससे लगेगा? सर्कोस्पोरा कवक से। अब देखो अर्ली टिक्का और लेट टिक्का। अब कंफ्यूजन मत होना, अपन कहते हैं कि कोई काम आज कर लो, आज नहीं करो तो कल कर लो, कल नहीं करो तो परसों कर लो। परसों का मतलब लेट में लेट, तो याद रखना परसों लेट, मतलब लेट में परसों। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? परसों। परसों का मतलब लेट कर रहे हैं अपन किसी चीज को, तो याद रखना लेट टिक्का क्या है? परसों लेट है। क्या याद रखना? परसों लेट। बस इतना सा याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, है ना। अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी होता है, तो अरेसिडी कोल, इतना। सर को पूरा स्पेसिस याद रखनी है, मादा पच्ची नहीं करनी। लेट का हमें मतलब परसों करना है। कब करना है? परसों। तो परसों नेटा। जल्दी मतलब अर्ली करना है, तो देखो अरेसिडी कोला, इतना सा। फिर देखो कोलर रोट। कोलर का मतलब क्या होता है? जैसे मूंगफली का, जैसे ये पेग वेग बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे जड़े वड़े फैली हुई, ये मूंगफली में। कोलर का मतलब होता है ये यहाँ का जो भाग कहलाता है ना, वो जमीन के जस्ट पास वाला भाग, ये क्या कहलाता है? कोलर। इसमें सड़न होने लग जाती है। रोट का मतलब होता है सड़न। ये सड़न भी होती है कवक के कारण। किसके कारण होती है? कवक। और कवक का नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर। रोजेट रोग, ये वायरस के कारण है। अगर वायरस के द्वारा कोई रोग होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि वायरस सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। वायरस कभी खुद नहीं फैलता, क्योंकि वो तो निर्जीव है। अगर यहाँ पर वायरस है तो वो निर्जीव है, वह खुद कभी फैल नहीं सकता। या तो तेज हवा आई तो फैल सकता है, या फिर कोई कीट आया तो फैल सकता है। और कीट कौन होता है बोलो? एफिड। कौन होता है? एफिड क्या करता है? इसे फैलाने का काम करता है। कीट देखो सफेद लट व्हाइट ग्रब, सफेद लट व्हाइट ग्रब, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया। याद रखना, मतलब सीधा से याद रखना कि मूंगफली की जो सफेद लट है ना, वो होल कर देती है। क्या कर देती है? होल का मतलब छेद करना, छोटे छोटे छेद कर देती है, तभी तो फली के अंदर जाती है। तो याद रखना होल कौन करती है? होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया। चल फिर देखो ये सी आकार की होती है। अपने कहा था, याद आया आपको, एक कटवर्म का नाम सुना है क्या? कटवर्म। कटवर्म बताया। कटवर्म एग्रोटिक, क्या है? एग्रोटिक इप्सिलियो, एग्रोटिक है इप्सिलियो, इप्सिलियो।
एप्सिलॉन। ये भी क्या है, जमीन में तो एक्चुअल में सी आकार में पड़ा रहता है कटवर्म भी, और इधर ये सफेद लट भी क्या होती है, जमीन में सी आकार में पड़ी रहती है। तो जमीन में सी आकार की लट कौन सी है, सफेद लट होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया। इसमें क्या है, देखो मूंगफली की पत्तियों में क्या आ जाता है, पीलापन और आयरन की कमी से होता है, याद रखना। तो ये लगती है, इसके कारण कैसे आता है, ये लगती है तो जमीन में क्या है, जड़ें जो है ना, जड़ों को नष्ट कर देती है। जब जमीन में जड़ें नष्ट हो जाती है ना, तो एक तो पानी का अवशोषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और एक पोषक तत्वों का अवशोषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो जमीन में क्या होते हैं, आयरन वगैरह ये जाएगी नहीं, तो पत्तियां क्या होने लग जाएगी, अपने आप पीली पड़ने लग जाएगी, याद रखना। तो पत्तियों का पीला। फिर देखो भारत में मूंगफली लाने का श्रेय कौन है, जोसेफ फादर, मतलब फादर आए थे। हमें पता है कि इसका उत्पत्ति स्थान ब्राजील, ब्राजील से एक फादर आए थे जिसे जोसेफ फादर करते हैं, क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन समाज के। तो वो आए थे, तो वो ऐसा करते हैं कि पहली बार मूंगफली को ब्राजील से वही लोग लाए, जोसेफ फादर, हालांकि पूछते नहीं है। मूंगफली की दोमट मृदा है तो वो संतुष्ट किस्म C501 है, नहीं पूछेगा वैसे भी। मूंगफली के दानों का कर्नेल, मतलब दाना है तो सभी के दाने को कहा जाता है कर्नेल, ऐसा माथा पच्ची मत करना, सभी के दाने को कर्नेल कहते हैं। कर्नेल का मतलब होता है दाना या सीड, क्या कहलाता है, दाना या सीड। फिर देखो सीधी बढ़ने वाली, गुच्छेदार मतलब नहीं फैलने वाली, गुच्छे का मतलब जो फैलेगी नहीं। इसमें देखो एक कौन सी है, फैजपुर, फैजापुर से, मतलब फैजापुर जगह पड़ती है, वहां से निकाली हुई सीरीज है पूरी की पूरी। तो सीरीज को क्या याद रखना, फैजपुर 1, फैजपुर 2, फैजपुर 3, फैजपुर 4 और फैजपुर 5। फिर देखो बाहर है, गंगापुरी 3 है और गंगापुरी 2 है, याद रखना। एक के 12 और 24 है। एक ज्योति को याद रख लेना, कौशल है, कुबेर है और अर्ली रनर है। फिर फैलने वाली का याद रखना कि फैलने वाली में अपन ने बताया कि आरसीए में सी है, याद रखा, RS 11 थी, है ना, RS 11 हो गई। और सी का मतलब चंद्रा हो गया, है ना, ए का मतलब अंकुर हो जाता है ना। फिर सी का मतलब एक और क्या बताया बोलो, चित्रा, है ना, और एम का मतलब M13। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह करवा दी मैंने। तो वर्जीनिया रनर, विक्रम, चित्रा याद रखनी है। बिग जापान, मूंगफली 13, M13 का मतलब क्या होता है, मूंगफली 13। वो M13 यही है, मूंगफली 13 कभी भी नहीं पूछेगा, अगर दे दिया तो फिर वो ऑप्शन में मूंगफली क्यों डालेगा, मूंगफली की पूछनी है तो M13 देगा, क्या देगा वो, M13। जब मूंगफली 13 ही देगा, अगर मूंगफली 13 दे देगा कि मूंगफली 13 किसकी किस्म तो खराब काम होगा। M13, T25 और T28 है, C501 है और ज्योति है। मूंगफली की देखो इस जाति में सर्वाधिक क्या होती है, तेल की मात्रा। हमने कहा है कि मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 43%। ये तो ऑयल की मात्रा है। और 25% क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा। पर देखो इधर कहाँ गई ज्योति, ज्योति क्या है, ज्योति में तो पूछो मत, आंखों की ज्योति बढ़ा दी इसने, तो कितना तेल आया इसमें, 53.3। परंतु इस जाति में मूंगफली का टिक्का रोग सबसे ज्यादा होता है। तो यही बात है कि टिक्का, सर्कोस्पोरा क्या है, एराचिडिकोला, क्या सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अब सर्कोस्पोरा स्पीशीज याद रखना, बस लेट का परसू याद रखोगे जिसमें एराचिडिकोला अपने आप याद हो जाए। तो ज्योति में सबसे ज्यादा तेल, सभी प्रजातियों में तो नहीं ज्योति के नाम से ऐसे हो तुम तो अरे तू रहने दे। अब देखो एक ही मिनट में पूरा रिवाइज करवा देते। वही है कि मूंगफली का बोटेनिकल नेम क्या है, अरे के साहेब को बताओ, गुणसूत्र की संख्या, परिवार कौन सा, उत्पत्ति, पुष्प क्रम, फल प्रकार, भारत की मुख्य तिलहनी फसल, राजस्थान की, विश्व की, बताओ तेल की मात्रा कितनी, तेल 45, बताओ प्रोटीन कितना, प्रोटीन कितना, और अंकुरण कौन सा, भारत की तिलहनी फसल कौन, ये तो अपन। बताओ अंकुरण कितने दिन में है, और 20 से 40 दिन में क्या होने लग जाती है, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण के बाद निषेचन। निषेचन के पश्चात कौन से उत्तक, विभज्योत्तक। विभज्योत्तक की गति जमीन की तरफ, इस क्रिया को जियोट्रोपिज्म। मादा भाग को क्या कहते हैं, पेग। पेग बनने की क्रिया पेगिंग। पेगिंग मतलब मोमेंटम वाला भाग। बताओ सिंचाई के प्रति भी संवेदनशील, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, राइजोबियम गांठे है। और जियोट्रोपिज्म और एक शब्दावली और होती है, हेलिट्रोपिज्म।
जो प्रकाश की तरफ गमन किसमें पाया जाता है? हेलियंथस एनम। हेलियंथस एनम मतलब सूरजमुखी, और सूरजमुखी का सूर्य की तरफ गमन होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मुख्य काम है शीर्ष प्रधानता। ये बताया दिया ग्राउंड नट। ये बेसिक चीज अपनी होगी, बेसिक है ना। ये देखो, एक तो है गुच्छे वाली, एक है फैलने वाली। फैलने वाली में दिन ज्यादा, कारण सुसुप्ता अवस्था। कितने दिन? 150। कम फैलने वाली में सुसुप्ता अवस्था नहीं, दिन ज्यादा से ज्यादा 130, ज्यादा से ज्यादा 130। अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। और इधर क्या है बोलो? प्रोकेम्बेंस। और उधर क्या है? फेस्टिजिएटा। कौन है? फेस्टिजिएटा, याद रखना। फिर देखो, अर्थिंग अब की जाती है किसमें? गुच्छेदार। और नहीं की जाती किसमें? फैलने वाली। टिक्का रोग सबसे ज्यादा लगता है गुच्छेदार में, और नहीं लगता है फैलने वाले। बताओ, बीज दर सबसे ज्यादा किसकी? गुच्छेदार की। कितनी? 80 से 100। कम होती है किसकी? फैलने वाली की, 60 से 80। दूरी कम किसकी रखते हैं? गुच्छेदार की, और ज्यादा रखते हैं फैलने वाले। 3.3 लाख पौधे किसके? गुच्छेदार के। फैलने वाले के कितने? 2। AK-47 मतलब AK-12 और 24 किसकी है बोलो? गुच्छे वाले की। RCM है, CM किसकी है बोलो? फैलने वाली। अच्छा, बताओ, तेल की मात्रा? प्रोटीन। भारत की मुख्य तिलहनी फसल? मूंगफली। फूल कहाँ लगते हैं जमीन के? फल फूल कहाँ लगते हैं जमीन के ऊपर, और फल कहाँ लगते हैं जमीन के नीचे। पेग आने की क्रिया? मादा भाग कौन है? चल, जमीन की तरफ वो वर्तिकाग्र पेग नीचे गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? जोड़। विटामिन B12 नहीं होता। और मूंगफली का आवरण क्या कहलाता है? खली में नाइट्रोजन की मात्रा। और भारत का राजकोट कौन सी जगह है? गुजरात में। और राजस्थान का राजकोट का है? बीकानेर। लूणकरण। फिर बताओ, परागण जो होता है कब होता है? सुबह सुबह। टाइम बताओ? 6 से 8, है ना, स्वपरागण। बताओ, काय कौन से सीजन की फसल है? किस प्रकार का पौधा? बताओ, दीप्तिकालिता। पेग बनने के लिए तापमान 20 से कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मिट्टी कौन सी? बलुई दोमट। बताओ, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था? पेगिंग, है ना। और दूसरी सिंचाई की अवस्था? पॉट बनते। बताओ, कौन सा एक वो उर्वरक डालना चाहिए? जिप्सम, है ना। और सेलिंग परसेंट कितना? 70 से 75। बताओ, सेलिंग मतलब उसमें दाने निकलने का एक सूत्र बता दूंगा सेलिंग का। बताओ, खरपतवार हटाने के लिए कौन सा? स्टार विटम। और भंडारण की नमी जो करते हैं, इसे भी कम करते हैं। ठीक है, लगभग कितना कर सकते हैं? 5 तक। और भंडारित अगर मतलब इससे ज्यादा है तो एक कवक लगेगा, कौन सा? एस्परजिलस फ्लेविस। इससे एक टॉक्सिक बनता है जिसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन, जो मूंगफली के दानों में क्या पैदा करता है? कड़वा। बताओ, रोग कौन सा? टिक्का। कौन से कवक के? सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा। लेट करोगे तो परसों। कोलर रोड कौन सा है? एस्परजिलस नाइगर। रोजेट रोग किसके कारण? वायरस। फैलाता कौन है? एफिड फैलाता। कीट कौन सा है? सफेद लट, व्हाइट ग्रब। होलोट्रेकिया कौन से? इसकी लट किस आकार की? सी आकार। और मूंगफली में पीलापन किसकी कमी? आयरन की कमी। भारत में कौन लाए? जोसेफ फादर। और कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी के लिए अच्छी किस्म कौन सी है? C500। और दानों को क्या कहते हैं? कणे। सभी दानों को कहते हैं, है ना। फिर ये किसमें बताई थी? RC में, CM में, याद रख ही लोगे। और सबसे ज्यादा तेल की मात्रा किसमें है? ज्योति। अच्छा, मूंगफली के बाद अगला कौन है बोलो? है सरसों। बताओ, मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ब्रेसिका स्पेसिल। क्या रिप्लाई दो अभिषेक भाई? बताओ सर, प्लीज गाइड में, क्या गाइड करो तुझे? बताओ, सरसों कहाँ गया? मस्टर्ड। आवाज नहीं आ रही? अच्छा,
सरसों। बताओ सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका स्पेसी। परिवार जो होता है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी। बात करें उत्पत्ति स्थान का तो भारत, या फिर आता है यूरोपियन क्षेत्र, क्या आता है? यूरोपियन क्षेत्र, या फिर कहते हैं मेडिटेरियन क्षेत्र, क्या होता है? मेडिटेरियन क्षेत्र, या फिर इसे को कहा जाता है मेडिटेरियन क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर देखो पुष्प क्रम कौन सा है? रेसिम। आपको कहा है कि सरसों परिवार की क्या होती है? सिलिक्वा। मूली की पूछे तो भी कौन है? सिलिक्वा। गोभी वर्ग का पूछे तब भी कौन है? सिलिक्वा। सरसों परिवार का पूछे तब भी कौन है? सिलिक्वा। तारामीरा का पूछे तब भी कौन है? सिलिक्वा। अंकुरण कौन सा है बोलो? इपीजियम। अंकुरण कौन सा है? इपीजियम। रोहित भाई बारिश नहीं रुक रही तो क्या करूं, छाता लेके बैठ जाओ। परागण कौन सा है बोलो? स्वपरागण। पीली में, पर उसी दिन बताया था कि बोरी में क्या होता है? पर परागण बताया था ना। चलो तेल की मात्रा लगभग कितनी है? 33। मुख्यतः याद रखनी है 33, 33 से 37 है, मुख्यतः 33। गुणसूत्र की संख्या 20 से 36। आपको नागा हेरू का ट्रायंगल बता रखा है, एक बार जाके चेक करना। नागा हेरू का ट्रायंगल याद है क्या? ट्रायंगल क्या था बोलो? नी ऑल को सी एन जे 8 9 10 और 8 8 16 1 17 है ना, और 9 10 19 19 और ये 18। इसका जस्ट डबल कर देना, सारे गुणसूत्र आ जाते हैं सारे के सारे। नागा हेरू का ट्रायंगल। सरसों, सरसों में तेल की मात्रा कितनी? 37। पर याद कितनी रखनी है? 33 है ना। राई के अंदर देखो कितनी है? 45। तारामीरा 28। सिनीग्रीन के कारण गंध, आइसोथायोसाइनेट, तीखापन। याद रखना है सल्फर कंपाउंड है। कौन से है? सल्फर कंपाउंड। कुछ सल्फर कंपाउंड बता रहा हूं, देखो याद रखना जीवन में हमेशा सल्फर कंपाउंड। एक तो प्याज में वो एलाइल प्रोपाइडाइन सल्फाइड, एलाइल प्रोपाइडाइन सल्फाइड। एक लहसुन जो होता है डाई एलाइल डाई सल्फाइड, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, डाई एलाइल डाई सल्फाइड। अपना मूली है आइसोथायोसाइनेट, क्या है? आइसोथायोसाइनेट। और सरसों जो है सरसों, सरसों में सिनीग्रीन, कौन है? सिनीग्रीन। ये याद रखना, ये अपने न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से सिनीग्रीन। न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर के बड़े इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन याद रखना। सल्फर के कंपाउंड है, सल्फर के कारण इसके अंदर गंध आती है। चारों कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व पढ़ा होगा वहां बताया होगा चारों के चारों। चल फिर देखो आइसोथायोसाइनेट। थायो का मतलब हमेशा याद रखना सल्फर होता है। थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर। आपने थायो यूरिया का नाम सुना होगा। थायो यूरिया का मतलब भी क्या होता है? सल्फर वाला यूरिया। क्या होता है? सल्फर वाला यूरिया। याद रखना, क्योंकि सल्फर ही क्या करता है? तिलहनी फसलों में मुख्यतः भागीदारी निभाता है। फिर देखो ग्लूकोसाइनेट, ये ग्लूकोसाइनेट कहलाता है, साइनेट कहलाता है, याद रखना, नया लिख लेना। ग्लूकोसाइनेट, ग्लूकोसाइनेट जो है इसके कारण क्या होता है? सरसों परिवार में कड़वाहटपन का कारण पूछे, क्या पूछे? कड़वाहटपन का कारण पूछे, बिटरनेस का कारण, तो वह होता है ग्लूकोसाइनेट। कौन होता है? ग्लूकोसाइनेट। सरसों में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो अम्ल है इरोसिक अम्ल है। कौन सा है बोलो? इरोसिक अम्ल है। ये थोड़ा सा याद रखना, इरोसिक अम्ल। चल फिर देखो 37 से 7, इसके कारण मनुष्य में हृदय रोग, कुछ कटा है क्या इसमें? 57, ये इतना पाया जाता है। लगभग तो 41 के आसपास बताते हैं कि 41 के आसपास, 57 के लिखा हुआ है ऐसा कुछ, 40 के आसपास पाया जाता है। और इसके कारण मनुष्य में हृदय रोग होता है। हृदय रोग तो ये मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या होता है। एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा था, सपा और फूफा। पढ़ा आपने? सपा और फूफा। फूफा का मतलब होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और सपा का मतलब होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड। ये कंसेप्ट वहां से जुड़ा होता है कि लिनोलिनिक और लिनोलिक कंपाउंड है ना, और ओलिक। ये अब क्या होता है? फूफा जो होता है ना, फूफा, फूफा के अंदर ऐसे वसीय अम्ल हैं जो हमारे शरीर में मतलब पाचन कर देते हैं। पाचन हो जाता है तेल का तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती, मोटापा नहीं बढ़ता। और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तब क्या होता है? एक्चुअल में जो हमारा रक्त होता है ना, आरबीसी, रक्त कणिका, हमारे शरीर में कहते हैं कि रक्त कणिका पूरे शरीर में मतलब घूमती रहती है, गमन करती है, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में काम करता है।
क्योंकि एक आरबीसी 4 हीमोग्लोबिन अणुओं को ले जाने का काम करती है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाने का काम करती है। ये बायोलॉजी का कुछ कंसेप्ट है, मतलब रक्त कणिकाएं घूमती है। अब रक्त कणिकाओं के अंदर क्या है, तेल की मात्रा बढ़ी और वो क्या हो गई, मोटी हो गई। तो हमारी जो वेन्स होती है ना, वेन्स का मतलब जो हमारे शरीर में जो नसें होती है ना, नसों का आकार तो फिक्स है, पर अगर इनका आकार बढ़ा तो इनके गमन में क्या होगा, अवरुद्ध पैदा होगा और उसे कहते हैं बीपी बढ़ना। अपन नहीं कहते कि बीपी बढ़ गई मतलब ब्लड प्रेशर, मतलब रक्त कणिकाओं की गति और ज्यादा बढ़ गई। कम हो गई मतलब रक्त कणिकाओं की गति और कम हो गई, सीधी सी बात। तो इसके कारण डायरेक्टली हार्ट पेशेंट्स होते हैं और हार्ट अटैक आता है, क्योंकि शरीर में, हृदय में अगर बराबर मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। अपन ने एक बार श्वास लिया, अपन क्या करते हैं, लगभग 2-3 सेकंड में एक बार सांस लेते और छोड़ देते, यही होता है लगभग। अब इसी में इतना सा सांस लिया तो पैर की उंगली तक चला गया इतनी सी देर में, तो वो कितना तेजी से गया, मतलब हमने सांस लिया वो पैर की उंगली तक चला गया, हर एक जगह तक चला गया। तो अगर ये प्रभावित होता है ना, तो व्यक्ति को क्या आता है, हार्ट अटैक। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे बढ़िया कुसुम रहता है। कुसुम का नहीं बताया क्या, कुसुम के तेल सबसे बढ़िया होता है। कुसुम का ऑप्शन नहीं आया तो फिर सूरजमुखी जाता है, क्योंकि उनके अंदर पुफा की मात्रा काफी अच्छी। अब इनमें तो क्या है, हार्ट पेशेंट के लिए वैसे ही खराब होती है। सोयाबीन, ये हालांकि ये चल जाती है, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और अपने सूरजमुखी, कुसुम, ये चल जाती है। पर जैसे अरंडी का तेल नहीं खाते, वो तो बिल्कुल काम के नहीं, क्योंकि उसमें तो कपास वगैरह, वो बिल्कुल काम की नहीं। देखो कम एरोसिक अम्ल वाली किस्मों में देखो, जैसे पूसा मस्टर्ड 30 है, लगभग 2% एरोसिक अम्ल पाया जाता है ना। पूसा मस्टर्ड मतलब पीएम, पाउडरी मिल्ड्यू मत कर देना है ना। फिर सरसों की खली को लगातार खाने पर क्या हो जाता है, फसों में गोइटर है। क्या बताया, क्या, घी, घी से भी होता है भाई, हाँ घी में भी वसी अम्ल है, क्योंकि तेल तो शरीर में हमेशा कम ही खाना चाहिए। अपन कहते हैं ना, हालांकि वो एनिमल फैट है, उसे कहा जाता है वो एनिमल बेस्ड फैट, और ये प्लांट बेस्ड फैट, दोनों से हार्ट पेशेंट है। जितना कम मात्रा में तेल घी खाओगे ना, उतना ज्यादा स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आजकल न तो घी प्योर है न तेल प्योर। हालांकि वो कहते हैं कि पहले के लोग बाकी घी से कम, घी चढ़ जाता है, पर इतना भी नहीं खाना चाहिए कि आराम से मोटापा बढ़े, क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए अभी का जो खाना पानी और डाइजेशन सिस्टम है ना, इतना अच्छा नहीं। फिर देखो सरसों की खली में लगातार पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए गोइटर। गोइटर याद रखना, वैसे तो अगर विटामिन में कभी प्रश्न पूछते तो विटामिन से जो होता है वो क्या नाम है, आयोडीन की कमी से। किससे, आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगल, मतलब पशुओं की जो गला होता है ना, गिरबान वाला जगह, वो एक प्रकार से फूल जाता है, उसे घेंगा या गोइटर। और इधर जो होता है वो इन ये लगातार सरसों की जो खली खाते हैं, इसमें इरोसिक अम्ल वगैरह पाए जाते हैं ना, इनके कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, गोइटर। फिर देखो सरसों का कुछ वर्गीकरण है, ये पहले भी बताया था थोड़ा बहुत। जैसे सरसों रेपसीड, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये याद रखना वही वाला, नी ओल को, नी ओल को और CNJ, है ना। जैसे ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका नेपस, है ना, और ब्रेसिका कौन सा होता है एक, हाँ कंपेस्ट्रिस और जुनसिया हो गया। तो देखो सरसों रेपसीड, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, पीली सरसों या बुरी सरसों, टर्निप रेप कहते हैं, और राई मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसिया, जिसे इंडियन मस्टर्ड, राई, राया या लाहा पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं। एक ब्रेसिका जुनसिया रुगोसा, रुगोसा जो पहाड़ी वाली राई है वो है। ब्रेसिका नाइग्रा काली राई या बनारसी राई। तारामीरा इरुका सेटाइवा, ये याद रखना। तारामीरा रॉकेट क्रॉप, ये भी याद रखना, तारामीरा को क्या कहते हैं, रॉकेट क्रॉप। फिर याद रखना तोरिया ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इंडियन रेड। तो याद रख लेना, ये थोड़े से है, एक ही याद रखनी है अपनी, बुरी और कहां गई, हाँ बुरी सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ओलेरेशिया वाली जो आती है वो गोभी वर्गीय परिवार, ये यहाँ पे जिक्र नहीं होगा क्योंकि हॉर्टिकल्चर में गोभियां चली जाती है वहां पर। तो सरसों जो होती है वो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तारामीरा का याद रखना इरुका सेटावा, रॉकेट क्रॉप कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है। जलवायु, जलवायु देखो रबी की है, यहाँ एक चीज बड़ा अपवाद आएगा, है रबी की लॉन्ग डे होना चाहिए, परंतु अपवाद स्वरूप यहाँ पे क्या आ जाती है, शॉर्ट डे आ जाती है। ये याद रखना क्या आ जाती है, शॉर्ट डे। ये किताबों ने कई जगह गलती कर रखी है, क्योंकि अपनी जो सरसों है ना, सरसों शॉर्ट डे में काउंट होती है, कई सारी किताबें कहती है शॉर्ट डे प्लांट है।
क्योंकि आता रबी में है, परंतु अपवाद स्वरूप किधर आता है, शॉर्ट डे। शॉर्ट डे में इसलिए क्योंकि इसके पुष्पन के लिए समय मतलब जो है ना वो कम चाहिए होता है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि सरसों में अपन कहते हैं कि कभी आप निकलना जनवरी के महीने के बाद क्या है, वो सरसों के एफिड, मोइला, माहू, चेपा है ना, वो है ना वो अपने पीले कलर के कपड़े पहन के निकल जाना, पता चलेगा कि क्या होता है। इसीलिए पहले तो रबी की फसल है C3 और शॉर्ट डे में आती है। बाकी अपनी 12वीं की किताब का मैं चेक करूंगा, 12वीं का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि 12वीं में उलट फेर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं 12वीं पर अच्छी किताबें ना रेफरेंस, उसमें देखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, शॉर्ट डे प्लान। सरसों पाले के प्रति क्या है, अति संवेदनशील है, इसलिए गेहूं और सरसों की क्या करनी चाहिए बोलो, मिश्रित खेती, ताकि पाले का प्रभाव थोड़ा सा कम हो सके। क्योंकि यूं कहते हैं कि पाले में कभी कभी पूरी सरसों नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी तो फिर किसान के पास आय का संसाधन क्या बचेगा, सारी सरसों नष्ट तो कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो अगर ये सरसों नष्ट हो जाती है तो गेहूं तो उसको पैसा दे सके। क्योंकि मिश्रित खेती क्या करते हैं अपन, अतिरिक्त आय हेतु एक फसल नष्ट होने पर दूसरी फसल अपने को क्या दे सके, पैसा। बीज दर देखो, बीज दर, बीज बहुत छोटे हैं, बीज दर छोटे हैं तो कितनी, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सामान्यतः सिंचित क्षेत्र में और कम कर दो, कितनी, 2 से 2.5 किलोग्राम। और अंतराल जो रखते हैं कितना, या तो 30 से 45 तो आर रख लेते हैं, और पी की दूरी 10 से 15। अगर 30 रखी है तो इधर 15 रखो, इधर 45 रखी है तो इधर 10 रखो, ऐसे याद रखो। अगर इधर कम रखोगे तो इधर ज्यादा रखना, इधर ज्यादा रखोगे तो इधर कम रखना। ये 30 से 45 और 10 से 15। खरपतवार प्रबंधन, ओरोबंकी आपने पढ़ा होगा ना, वो क्लोज वाला नहीं पढ़ा, CLOS, कसकुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्ट्राइक, पढ़ा होगा ना, है ना। इसमें आता है ओरोबंकी, ब्रूमरेप, परजीवी खरपतवार, है ना। और इसके लिए रेलिन शब्द ये तो आपको पता चली गया, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, और प्री इमरजेंस के लिए पेंडी मिथाइलिन, पेंडी मिथाइलिन है, याद रखना। बताओ ये सी का मतलब क्या होता है बोलो, कसकुटा, बहुत बढ़िया। एल का मतलब लॉरेंथस, किस में लगता है, चाय में कौन लगता है, ओरोबंकी और स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा किस में लगता है, C4 में, C4 प्लांट। चल तो इधर कौन है अपना, ओरोबंकी, कौन है, ओरो। अब बताओ ये पूर्ण जड़ और पूर्ण तना कौन है, बताओ पूर्ण जड़ कौन है, पूर्ण तना कौन, नीचे वाला जड़, क्योंकि नीचे जड़ें होती है पादप में, जड़, और ऊपर वाला तना। अब बताओ अर्ध और पूर्ण कौन है? ऊपर वाला पूर्ण, नीचे वाला, क्या सही है क्या, ऊपर वाला पूर्ण और नीचे वाला अर्ध। तो आधा पूरा आधा पूरा, नीचे नीचे पौधे में क्या होती है, जड़ें, और ऊपर क्या होता है, तना। कसकुटा, लोरेंथस, और ये लोरेंथस चाय वगैरह, ओरोबंकी अपने सरसों परिवार में, ये C4 पादपों में, कसकुटा किसमें लगता है, तंबाकू वगैरह इनमें लग जाता है, याद रखना। पर ये सारे के सारे ना, याद रखना, सारे के सारे परजीवी। परजीवी का मतलब क्या समझे, कि खुद खाना नहीं बनाते सीधा सा, मतलब दूसरों के ऊपर परपोषी होते, मतलब स्वपोषी पौधे, ऐसे पौधे जो स्वयं खाना बनाते, ऑटोट्रोपस। ये हेटेरोट्रोपस, मतलब दूसरों के ऊपर क्या करते, अपना खाना बनाते। फिर देखो उर्वरक प्रबंधन, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, और अमोनियम सल्फेट, मतलब सल्फर वाले उर्वरक देते हैं, सीधी सी बात, सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर वाले उर्वरक, क्योंकि तेल की मात्रा बढ़ानी, जैसे सल्फर युक्त तो उर्वरक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि याद रखना खड़ी फसल में सल्फर की कमी होने पर क्या डाल सकते हैं, 0.1% थायो यूरिया का पन्नी छिड़काव करते। और देखो किसमें, माया, वसुंधरा, वरुणा, NRC-HB, है ना, हाइब्रिड होती है जो नेशनल रिसर्च सेंटर से निकाली गई सरसों की। अब देखो 501 है, और आशीर्वाद थोड़ा सा स्टार लगा लेना, क्योंकि आशीर्वाद तो पूछी भी गई है, BHM और अपने जेठ वगैरह में भी। बुरी सरसों की पूछे तो पुसा, कल्याणी है, एक ही इंपोर्टेंट बताऊंगा, बायो 902 वाली। पीली सरसों, पुसा बोल्ड हो गया, K88 जो सबसे अधिक तेल की मात्रा है, लगभग 49। तोरिया की देखो T9 और भवानी है। तारा मेरा की T27, T27 थोड़ा सा स्टार कर लेना, T27, T27 को स्टार मार कर लेना। तारा मेरा की कितनी है, T27। और क्या हो गया बता, कैसे कंफ्यूज हो गया है? हाँ पहले तो ऐसे कई सारी कॉमन है किस्में, तो क्योंकि एक जैसे चलती। रोग एवं कीट, रोग एवं कीट में डाउनी मिल्ड्यू, पर वो क्या नाम, पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा नामक कवक है, इसके कारण क्या होती है, डाउनी मिल्ड्यू। आपको पता है सही वो
जैसे पत्ती होती है, इस पत्ती पर अगर सफेद रंग का पाउडर या चूर्ण नजर आता है तो वो पाउडरी मिल्ड्यू कहलाती है। क्या कहलाता है? पाउडरी मिल्ड्यू। पर अगर इसी पत्ती पर निचली सतह जो होती है ना, इसकी निचली सतह, और इस निचली सतह पर क्या हो जाते हैं, जैसे भूरे भूरे रंग के चकत्ते नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? भूरे भूरे रंग के चकत्ते नजर आते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी हो या पाउडी, दोनों काय के कारण होता है? फंगस। और फंगस है पेरेनोस्पोरा। क्या याद रखना? पेरेनोस्पोरा। और प्रजाति याद रख लेना, वो पेरासिटा का अलग अलग होती है। स्पीशीज याद रख लेना, पेरेनोस्पोरा स्पीशीज। सफेद रोली एल्बुगो कैंडिडा, ये स्टार कर देना। सफेद रोली किसके कारण होती है? एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक से होती है सफेद रोली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाइट रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट रस्ट कहते हैं एल्बुगो कैंडिडा। ये याद रखना, ये परीक्षा में आ सकता है इस बार, क्योंकि पेपर जाएगा लगभग लेट जाएगा। तो लेट का मतलब लगभग यूं संभावना है कि अभी 6 7 8 महीने तो होंगे सी आपके पास, क्योंकि नोटिफिकेशन आई और डेट वेट आएगी, क्योंकि RSMSSB के लगभग मई जून तक के तो पेपर शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है। RPSC हो गया और ये राजस्थान कर्मचारी वगैरह RSMSSB वाले, तो जून जुलाई तक के तो सारे मतलब वो कैलेंडर आ चुका है। अब उसमें अपडेट करते तो करते, पर ऑलरेडी सारे एग्जाम फिक्स्ड है, तो जून जुलाई के बाद ही होंगे। तो लगभग है अपने पास टाइम, तो है, इतना कह सकते हैं। क्या 8/5 ये तो दे रखी है, और 2026 8/5। तो अभी तो अपडेट आएंगे, चिंता क्यों करते हो तुम? जो कैलेंडर कैलेंडर है ना, कैलेंडर कैलेंडर लगभग हर 2 महीने में नोटिफिकेशन आती है कि थोड़ा बहुत चेंज। अगर 8/5, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है अपने पास? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च। 8 मार्च के, तो फिर तो ठीक है। फिर तो 8 मार्च है, तो बाकी अपडेट होके हो सकता है लेट जा सकता है, क्योंकि RPSC की अपने एग्रीकल्चर लेक्चरर की वो भी आने वाली है, बहुत अच्छी, वो भी आएगी। RPSC की आएगी और RSMSSB का भी अपडेट होगा, क्योंकि अभी देखो ना, ये चुनाव आएंगे, मोदी सरकार, मतलब ये लगभग 4 महीने का बचा हुआ है ना शासन का, 4 महीने का बचा हुआ है। तो मतलब सत्ता केंद्र सरकार से सत्ता बदलेगी, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हर एक स्टेट पे पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो पर बाकी 4 महीने का और बचा हुआ है शासन का, आपकी बात मोदी सरकार। चल हाँ भाई, अरे PM अलग होता है, PM का तो अलग होता है ना। कार्यकाल कितना बचा हुआ है अभी? है 27 में हो गई? नहीं नहीं, मोदी का शासनकाल ज्यादा कहाँ बचा हुआ है। थोड़ा सही बोलना यार, ताकि मुझे भी पता चले। 8 महीने का पढ़, वो 8 मार्च का पढ़, क्योंकि अभी टाइम ही खूब पड़ा हुआ ना। वैसे भी कितने महीने, 8 महीने होंगे, 6 महीने बचे। 6 महीने के हिसाब से पढ़, 6 महीने में तेरे तो कोर्स ही हो गया, लास्ट ईयर तो बच रहा है? चल फिर देखो, चूर्णिलासिता, पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसिपी। इरिसिपी स्पीसीज क्या होती है? इरिसिपी स्पीसीज। इरिसिपी स्पीसीज में क्रूसीफेरी के अंदर लगता है, तो क्रूसीफेरस हो गया। और सल्फर तो ये तो याद है आपको, वो केराटिन और प्रोपिकांजोल तो जानते हैं, है ना? तो केराटिन और प्रोपिकांजोल है। अल्टरनेरिया ब्लाइट है, जो कि अल्टरनेरिया स्पीसीज से होता है। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सरसों का माहू या चेपा। तो तेरे पेपर बनेगा ना, वो जनवरी फरवरी में बन जाएगा। मार्च का पेपर है ना, और जनवरी फरवरी में माओ का चेपा घूमता रहता है ना? भेजे में बैठ गया तो ये आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि जनवरी के महीने में कभी पीले कलर के कपड़े पहन के घूम जाना। ये कौन है बोलो? लिफा फिश। 2 3 बार बोलो, लिफा फिश। क्या बोलो? लिफा फिश। एरा इसी, एराई सिमी, एराई सिमी, लिफा फिश, एराई सिमी, लिफा फिश, एराई सिमी। चलो, दो ही चीजें याद करेंगे, एक तो व्हाइट रेस्ट सफेद रोली, और दूसरा याद रखिएगा वो मोइला या चेपा माहू भी कह सकते। पहला, सफेद रोली किसके कारण है? एल्बुगो कैंडिडा। सफेद रोली एल्बुगो कैंडिडा। 4 5 बार बोलो, सफेद रोली एल्बुगा कैंडिडा, सफेद रोली एल्बुगो कैंडिडा, सफेद रोली एल्बुगो कैंडिडा। फिर अपने सरसों का माहू या चेपा, बताओ कौन है? लिफा फिश, एराई सिमी।
लिफाफिस एराइसिमी, लिफाफिस एराइसिमी, लिफाफिस एराइसिमी। लिपापोती याद रख लेना, क्या याद रखोगे? लिपापोती। आरा मक्खी मस्टर्ड सा में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। देखो एंटोमोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो कई सारे इंच के अनुसार 29 वर्ग बांटे गए थे, जैसे कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ऐसे पढ़े होंगे आपने, थाइसेंचुरा वगैरह, ऐसे कई सारे। तो एंटोमोलॉजी में एक हाइमेनोप्टेरा नाम का एक गण आता है, ऑर्डर आता है, जिसमें दुनिया भर के सभी जो कीट है ना वो सारे के सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट पाए जाते हैं। बेनिफिशियल मतलब लाभकारी कीट हाइमेनोप्टेरा नामक गण के अंदर पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप एकमात्र मस्टर्ड साफ्लाई है ना, मतलब सरसों की आरा मक्खी हाइमेनोप्टेरा के अंदर आती है और एकमात्र हानिकारक कीट उसके अंदर आता है। बाकी सारे सारे के सारे जो फायदेमंद जो कीट है ना वो हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर आते हैं। तो एंटोमोलॉजी का तो ये एंटोमोलॉजी में जो जेआरएफ एसआरएफ स्कॉलर है ना उनमें तो सभी के अंदर ये प्रश्न कई मल्टीपल टाइम पूछा गया है, क्योंकि एकमात्र अपवाद चलता है, सारे के सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट आते हैं, एकमात्र हानिकारक जो आता है हार्मफुल वो है मस्टर्ड साइफ्लाई, याद रखो। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा। क्या है? एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा। तो अपन यूं लिख सकते हैं शुरुआती अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, यूं लिख सकते हैं कि हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, पटेरा का मतलब होता है पंख वाले जो होते हैं ना कीट, हाइमेनोप्टेरा का एकमात्र एकमात्र हानिकारक हानिकारक कीट कीट। और ये हाइमेनोप्टेरा क्या है? एक गण है, गण को क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्योंकि हाइमेनोप्टेरा में सारे के सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट आते हैं और यही है जो क्या है? हानिकारक है और शुरुआती अवस्था में काफी नुकसान पहुंचाता है। तो मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई वो क्या होता है बोलो? एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा। क्या होता है? एथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा। चलो वापिस याद करते हैं। पहला मस्टर्ड साफ्लाई का कवक का नाम, वो सॉरी सफेद रोली का कवक का नाम क्या है? एल्बुगोन कैंडिडा। फिर है अपनी माहू या चेपा का क्या नाम है? लिफाफिस। हाँ, और एक मस्टर्ड साफ्लाई का क्या है बोलो? क्या है बोलो? क्या है बोलो? एथाइलुगेंस प्रोक्सिमा। चल पेंटेड बग, पेंटेड बग बगराड़ा क्रूसीफेरम। कौन है? बगराड़ा क्रूसीफेरम। थोड़ा सा याद रख लेना, बगराड़ा क्रूसीफेरम। पहले के पेपर में ज्यादा आता था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा प्रकोप ज्यादा था, तो लगभग 2020 तक तो अच्छा खासा पेपर में आया। पर याद रख लेना पेंटेड बग बगराड़ा क्रूसीफेरम। ये किस्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस स्टार मार्क लगाने की एक ही चीज है, बायो 902 पुसा जय किसान। बायो 902 पुसा जय किसान याद रखना। डॉक्टर बीएल चोपड़ा ने विकसित की थी। किसने की थी? डॉक्टर बीएल चोपड़ा ने। और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या की गई है? विकसित। और कब की गई है? 1994। बायो 902 किसकी किस्म है? सरसों की। पुसा जय किसान किसकी किस्म है? सरसों की। कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप्ड है? बायोटेक्नोलॉजी। किन्होंने डेवलप करी? डॉक्टर बीएल चोपड़ा। कब की गई? 1994। 1994। फिर प्रथम संकर किस्म एनआरसी एचबी है 506 सेवर भरतपुर, क्योंकि अपने को पता है मस्टर्ड परिवार का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो सेवर भरतपुर के अंदर है, वहां से। तोरिया की देखो टाइप 9 है, टाइप 36 है, टी टी आ सकता है, टाइप की जगह क्या आ सकता है? T9 और T36, ऐसे याद रखना। टी का मतलब टाइप। संगम है, भवानी है, तो एक याद रख लेना भवानी। बोरी सरसों के पूसा कल्याणी याद रखना। एक है शुक्ला। मस्टर्ड या राई की वरुणा याद रखना। अरुणा अरंडी की किस्म है और वरुणा राई की किस्म है। क्या याद रखोगे? अरुणा अरंडी की किस्म है, अरुणा कैस्टर, कैस्टर अरंडी। और वरुणा जो किसकी किस्म है बोलो? वरुणा किसकी? मस्टर्ड की। याद रखना वरुणा किसकी है बोलो? मस्टर्ड की। चल फिर देखो तारा मेरा की T27, टी मतलब टाइप भी आ सकता है। और मस्टर्ड की प्रथम संकर किस्म एनआरसी एचबी 506 और 501 2009। अगर पूछे कि एनआरसी का मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर और हाइब्रिड जो है वो वाली है एचबी, तो एनआरसी कहां पर है? सेवर भरतपुर में। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद अगली ग्रुप का क्या नाम है बोलो? है अलसी।
कैस्टर, अलसी, लिंसेट, लाइनम, यूसिटेटिकम, लाइनेसी परिवार के सदस्य। अब छोटी छोटी से देखो, जल्दी से देख ही लेते। लाइनम यूसिटेटिकम, अलसी। अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है बोलो? लाइनम यूसिटेटिकम। कुल कौन सा है? लाइनेसी। उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोपियन क्षेत्र। कौन सा है? यूरोपियन क्षेत्र या फिर मेडिटेरियन क्षेत्र। गुणसूत्र की संख्या 30। परागण कौन सा? पुष्पक्रम कौन सा? फल प्रकार कौन सा? सीड बोल। अलसी से प्राप्त रेशा फ्लेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलसी से प्राप्त जो रेशा है उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्स। शब्दावली है, बड़ा इंपॉर्टेंट। रेशा उत्पादन के लिए अलसी की खेती ज्यादातर कहां करते हैं? हिमाचल प्रदेश में करते हैं। हाँ, अलसी नहीं। अलसी में रेशा और तेल प्राप्त होता है, क्योंकि अलसी का तेल भी तो अपने पशुओं के लिए काम में लेते हैं। श्वेता, मुक्ता, गरिमा, लोक 8528, गौरव, हिमालिनी, चंबल। याद रखना कौन है? चंबल। एक लक्ष्मी 27, एक शुभ्रा, सिका, हीरा। हीरा तो अपने हीरा मोती वो गेहूं की भी है, याद रखना। और नीलम, जवाहर। जवाहर की देखो किसमें, जैसे 7 जवाहर, 7 जवाहर 17 सीरीज है। एलसी लिंसिड है ना, जो 54 हो गया एलसी, जिसमें 46% तेल की मात्रा है। एलसी 185। जो जो काम के पॉइंट है वो बता देता हूँ। पहला ही पॉइंट काम का है, ये याद रखना, फ्लेक्स कहते हैं, ये आया होगा। रेशा एवं तेल उत्पादन के लिए गिजाव 5 और गिजाव 6, DPL 21, LCK 152, RL 993, यह आदि उपयुक्त किसमें है? पेरा और उटेरा। देखो दो प्रकार होता है। उटेरा प्रणाली के लिए R7 और R552। पेरा उटेरा क्या होते हैं? साउथ इंडिया है ना, वहां पे क्या क्रॉप उगाते हैं, फिर उसके बाद और क्रॉप उगाते हैं, उसे कहते हैं पेरा उटेरा, याद रखना। अलसी को तिलहनी तथा रेशे की फसल के रूप में काम में लेते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः शीतोष्ण मतलब सर्दी वाले देशों में, जहां पर ठंड, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो वाले शीतोष्ण देशों में रेशे की फसल के रूप में क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। जो इंपोर्टेंट काम के वो बता दूंगा इसी में। फिर देखो, पेरा और उटेरा फसल अलसी से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः धान फसल के बाद अलसी की खेती करते हैं। पेरा उटेरा मतलब बाद में करते हैं। उटेरा जो करते हैं वो एमपी में, और पेरा जो करते हैं बिहार में। तो याद रखना कि बीपी का अस्पताल कहाँ है? बिहार में। बी का मतलब बिहार और पी का मतलब पेरा। एक याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और उटेरा में याद रख लेना, उटेरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उसे उटेरा, उसे उत्तर प्रदेश। चल, फिर अब ये आ जाती है। फिर इसके बाद सूरजमुखी। सभी के अभी रिवीजन करवा रहा हूं। सूरजमुखी देखो, मूंगफली का अपन ने रिवीजन कर ही लिया था। सरसों और अलसी का करवा देता हूं, ठीक है? हाँ, मतलब साथ के साथ ही कर लेते हैं। हाँ मेरे भाई, अरे सांस तो ले लेंगे पर तेरे कंप्लीट कर लेंगे। पानी है नहीं आगे। क्या कह रहा है? रिले क्रॉपिंग होती है ना। रिले क्रॉपिंग मतलब अपनी फसल लेने के बाद में फसल लेना। चावल से संबंधित भी है पेरा उटेरा। हाँ, पेरा उटेरा यही है, सेम होती है, बस जगह का नाम याद रखना। आपको बीपी, एक ही शब्द याद रखना, बीपी। बी का मतलब बिहार और पेरा का अपनाई जाती है तो बिहार के अंदर। सिर्फ एक याद होगा ना, तो उसे उटेरा, उसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इतना सा याद रखना। सर विटामिन B7 पर क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? विटामिन H भी कहते हैं क्या B7 को? बायोटीन ना। लो बोलो, सरसों के लिए बोलते जाओ। बताओ वानस्पतिक नाम क्या है? कुल कौन सा है? उत्पत्ति स्थान, पुष्पक्रम कौन सा? सरसों का फल प्रकार, अंकुरण कौन सा? परागण कौन सा? भूरी सरसों में। बताओ सरसों में तेल की मात्रा, गुणसूत्र की संख्या 20 से 36। बताओ सरसों में तेल, राई में तेल, तारामीरा में,
सरसों में गंध का कारण, सरसों में तीखापन का कारण, थायो का मतलब क्या होता है बताओ, कड़वाहटपन का कारण, ग्लूकोसाइन। सरसों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एरोसिक अम्ल, जो मानव में कौन सा रोग करता है, हृदय रोग, हार्ट अटैक। और कम एरोसिक अम्ल वाली किस्में कौन सी है, PM30 याद रखना, पूसा मस्टर्ड। और सरसों की खली को अगर पशु खाएगा तो कौन सा रोग होता है, गोइटर। कौन से खनिज की कमी से, गेंगा रोग कहते हैं क्या, गलगंड कहते हैं क्या। अभी तो आयोडीन युक्त नमक आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। पीली सरसों का पूछे तब भी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और बुरी का पूछे तब भी। और राई का क्या है बोलो, ब्रेसिका जुन्सिया। और पहाड़ी राई का क्या है बोलो, वार रुगोसा। और अपनी जियामेज रुगोसा है ना, वो सब्जी बनाने के लिए काम में आती है, याद रखना। सब्जी वाली जो मक्का की है ना, वो जियामेज रुगोसा। बताओ काली राई का क्या है, ब्रेसिका। रॉकेट क्रॉप किसे कहते हैं, तारामीरा। वैज्ञानिक नाम, तोरिया का वैज्ञानिक नाम, इंडियन। बताओ कौन से सीजन की क्रॉप है सरसों, कौन से प्रकार का पादप, और द्वितीय कालिता पे कौन सा, शॉर्ट। पाले के प्रति क्या है, शरद। इसीलिए किसके बीच में लगाए, दोनों के बीजों को मिक्स करके। मिश्रित यही होती है, अंतरा सेशन जो अलग अलग दोनों लगा सकते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि 9 पंक्ति गेहूं की और 1 पंक्ति सरसों की भी लगाई जा सकती है, मिश्रित करके भी लगाई जा सकती है, वो किसान के ऊपर है। बताओ बीज दर कितनी लेते हैं, 4 से 5। पानी है तो आधी कर दो, पानी है तो आधी कर दो, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5। दूरी कितनी, 30 से 45 है, 10 से 15, R इंटू। बताओ कौन सा खरपतवार है परजीवी, औरोबंकी। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा, फ्लोक्लोरिन। और प्री इमरजेंस के लिए पेंडिमिथाइल। और कौन से उर्वरक डालने चाहिए, सल्फर युक्त। सल्फर युक्त जो भी है, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो भी है, SSP वगैरह। और क्या नाम है, अगर खड़ी फसल में सल्फर डालना है तो कौन सा उर्वरक का फोलियर स्प्रे, यूरिया। कितनी मात्रा, 0.1%। और किस्में में पहली कौन सी, माया, दूसरी वसुंधरा। वरुणा याद रखनी, वरुणा याद रखनी। अरुणा अरंडी की है, वरुणा सरसों की। और NRC HB 501 जिसे आशीर्वाद भी कहते हो, ये कहा है, ये भी निकली हुई अपने कहां से, NRC भरतपुर, सेवर भरतपुर से। बुरी सरसों की पुसा, कल्याण। पीली सरसों की पुसा, गोल्ड। और के 88। तोरिया की T9 और भवानी। तारामीरा की T27, T का मतलब टाइप। और बताओ पहले रोग का नाम क्या है, किसके कारण लगेगा, पेरेनोस्पोरा पेरासिटिका, पेरासिटिका। सफेद रोली का कारण क्या है, एल्बुगो कैंडिडा। और पाउडरी मिल्ड्यू का क्या कारण है, इरिसिपी क्रूसीफेरस, इरिसिपी क्रूसीफेरस। अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके कारण, अल्टरनेरिया स्पीसीज। मोइला, चेपू, चेपा और माहू। बताओ ये इसका नाम बताओ क्या है, लिफाफिस, क्या है, एराइसिमी। लिपापोती याद रखना आप तो, जिससे काम है। आरा मक्की, मस्टर्ड साफ्लाई, क्या है बोलो, एथानिया लुगेंस प्रोक्सिमा, एथानिया लुगेंस प्रोक्सिमा। कब नुकसान पहुंचाती है, शुरुआती अवस्था। पेंटेड वर्ग का वैज्ञानिक नाम, बगराडा क्रूसीफेरम। एक किस्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, बायो 902। और दूसरा नाम क्या है, पूसा जय के साथ। विकसित किसने करी, कब करी बोलो, 1994। कौन सी टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी। और प्रथम संकर किस्म कौन सी है, NRC HB 506। तोरिया की एक ही इंपोर्टेंट कौन है, भवानी। बुरी सरसों की कौन है, पूसा कल्याणी शुक्ला। मस्टर्ड की वरुणा
अरंडी की अरुणा, तारामीरा की T27 और मस्टर्ड की प्रथम संकर किस्म NRC HB 506 विकसित कब हुई? 2009। कहां से हुई? सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर। अलसी, बताओ अलसी का वानस्पतिक नाम? लाइनम यूसिटेटिकम। कुल कौन सा? लाइनस। उत्पत्ति स्थान? भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर मेडिटेरियन क्षेत्र। गुणसूत्र की संख्या? परागण कौन सा? पुष्प क्रम? फल प्रकार? बताओ रेशा क्या कहलाता है? खेती कहाँ करते हैं? अलसी से क्या क्या प्राप्त होता है? रेशा और तेल जो मिलता है वो खाने लायक कम ही होता है, हालांकि खाते अलसी के तेल में। हमारे सेव बढ़िया बनाते थे मस्त पहले अलसी के तेल में, एकदम थोड़ा सा मतलब स्वाद हल्का सा कड़वा कड़वा सा लगता है। श्वेता मुक्ता, पहले सेव खाए कभी अलसी के तेल के, अलस के तेल के? खाना कभी? बड़े मस्त लगते हैं वैसे तो, मतलब स्वाद थोड़ा सा हल्का सा मतलब वो रखेगा कि अपन कड़वा कड़वा सा, पर लगते हैं मस्त है हालांकि। है मैं कैसे मैंने तो पहले गाँव में खाया है, पहले गांव में रहते थे, जो 6ठी 7वीं क्लास में हमारे मिलते थे वहां। तो अलसी के तेल से रेशा और तेल प्राप्त होता है, किसमें में याद रखनी है? एक तो चंबल और एक लक्ष्मी 27। और रेशा एवं तेल उत्पादन के लिए गीजा विजा है। पेरा उटेरा किसमें लेते हैं? अलसी में, याद रखना। और शीतोष्ण क्षेत्र में किसके लिए काम में आती है मुख्यतः? ये किसके लिए? शीतोष्ण क्षेत्र में रेशे के लिए, ठीक है। बताओ पेरा उटेरा, तो उटेरा कहां पर अपनाई जाती है बोलो? MP और यूपी। और पेरा कहां अपनाई जाती है? बिहार। तो ये हो गई। अब सूरजमुखी भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं वैसे 20 मिनट लेके फिर से, ठीक है ना। चलो ये ऑयल सीड्स लगभग खत्म ही कर देते, फिर शुगर क्रॉप्स रह जाएगी और फोल्डर रह जाएगी। ये सूरजमुखी हेलियंथस एनम। सूरजमुखी में एक ही कि ऑक्सीजन की सांद्रता काफी अच्छी, ऑक्सीजन की सांद्रता होती है तो वो सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या होती है? हमेशा उसकी मतलब मूवमेंट हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ चलता है। तो वानस्पतिक नाम जो होता है वो हेलियंथस एनम होता है या एनस होता है। कुल की बात करें तो कंपोजिटिया एस्टरेसी, कंपोजिटिया एस्टरेसी। और ये कंपोजिटी एस्टरेसी का यूं कहते हैं कि पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा कुल है। हाँ। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। मैक्सिको हालांकि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका। या फिर कभी कभी हो सकता है दक्षिणी अमेरिका नहीं देना, तो इसी को उष्ण अमेरिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण अमेरिका। तो कुछ किताबों में तो उष्ण अमेरिका दे रखा है, कुछ में दक्षिणी अमेरिका दे रखा है, कुछ में मैक्सिको दे रखा है। तो याद रख लेना, कुछ भी आ सकता है, सारी चीज एक जैसी। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 34। परागण कौन सा? पर परागण। भूरी सरसों में भी पर परागण, सूरजमुखी में भी पर परागण। चल फिर बताओ पुष्प क्रम कौन सा? रेसिम और कैपिचुलम। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, कैपिचुलम, कैपिचुलम। फल प्रकार कौन सा? अके या अकी, अकेन या अकी। तेल में क्या पाया जाता है? लिनोलेनिक 68। सबसे बढ़िया होता है कुसुम का, दूसरे नंबर पे सूरजमुखी का। हृदय रोगियों के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि लिनोलिनिक ये काफी अच्छा पाया जाता है। 5 शब्दों में, बड़े बड़े शब्द है ना वो अच्छे होते हैं। हाँ मतलब ये कि जैसे अपन ने बताया था कि पूफा और सपा, इन्हीं की बात करें। पूफा, पूफा और सपा। सपा अच्छा नहीं होता, सपा अच्छा नहीं होता, पूफा अच्छा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर अमीनो अम्ल ना वो अच्छे डाइजेशन के काम आते हैं, इसके अमीनो अम्ल काम नहीं आते। तो पूफा बढ़िया है। मतलब सबसे बढ़िया अपन कहते हैं कि कौन सा? तो वो कुसुम का। किसका है बोलो? कुसुम का। लगभग 78% के आसपास पाई जाती है, अपन ने लिखा है का। फिर अपना ये सूरजमुखी आता है हेलियंथस एनम, इसमें कम लगभग 68 के आसपास पाया जाता है, 68 आसपास। तो ये वाली चीज जो स्टार्टिंग में मैंने वो, हाँ अच्छा। तो जलवायु कहा है? तीनों मौसम में उगा सकते हैं, वो तो कारण आप जानते हैं, डीएनपी है। क्या है बोलो? डीएनपी। सूरजमुखी क्या है बोलो? डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट।
जैसे शुरू में बता, डीएनपी वाली सभी चीजें उगा सकते हैं, क्योंकि पुष्पन के लिए मेन बात है ना, तापमान कोई प्रभावित नहीं करा, पुष्पन हमेशा हो जाएगा। तो सर्दी में उगाओ और गर्मी में उगाओ, या फिर अपने बरसात में उगाओ, सर्दी गर्मी बरसात, रबी खरीफ और जायद। रबी का मतलब सर्दी वाला मौसम, खरीफ का मतलब बरसात वाला, जायद का मतलब गर्म, तीनों में उगाया जा सकता है। कारण याद रखना, डीएनपी वाला पौधा। C3 प्लांट है। बीज दर देखो, सूरजमुखी, सूरजमुखी शब्द होते हैं 5, 5 का जस्ट डबल करोगे तो 10, बीज दर कितनी आ जाती है 10, पर अपने को 10 से 12 याद रखनी है, पर 10 ही याद रखो आप, तो मेन अपनी ज्यादातर बीज दर बढ़ेगी ना, वो अपने राजस्थान वालों के लिए बढ़ती है बस। क्यों किताबों किस में देखो मॉडर्न है, सूर्य, सूर्य तो क्या अपने आप ही याद होगी, एक चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, थोड़ी सी ये याद रखना है इसकी। और सल्फर युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सल्फर तेल की मात्रा क्या करता है, बढ़ाता है, वही वाला कंसेप्ट चलेगा। एसएसपी, अमोनियम सल्फेट, थायो यूरिया का पर्निल छिड़काव किया जाता है 0.1%। पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फ्लू क्लोरेलिन, और प्री इमरजेंसी में पेंडी मेथाइलिन। रोग एवं कीट मुख्यतः क्या आते हैं बोलो, तोते, तो एंटी रिबिन, एंटी रिबिन मतलब वो एंटी रिबिन, एंटी रिबिन मतलब वो रिबिन बांध देते चारों तरफ, मतलब वो जाड़िया बांध देते, जाड़िया बांध देते, तो ये नहीं आते। BSH1 ये याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये सनफ्लावर की प्रथम संकर किस्म है, ये थोड़ा सा याद रखना, जिसका विकास 1980 में हुआ। सूरजमुखी तथा कुसुम के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, केपीटूलम, या केपीचूलम भी कह देते हैं, केपीटूलम या केपीचूलम। सूरजमुखी का पुष्प सूर्य की ओर गति करता है, जो अधिक किसके कारण करता है बोलो, ऑक्सीजन के कारण, बताए रखा है। तथा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हेलियोट्रोपिज्म, मूंगफली के साथ ही समझा दिया था, एक तो जियोट्रोपिज्म और एक क्या है, हेलियोट्रोपिज्म। सूरजमुखी और कुसुम में पूफा, पूफा जानते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घटती है, जो कि नुकसान करती है, क्योंकि नुकसान करती है, क्योंकि पूफा अच्छा चाहिए। सूरजमुखी और कुसुम में लिनोलेइक अम्ल उपस्थित होने के कारण यह तेल देखो कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या करता है, कम करता है, मतलब हार्ट पेशेंट्स के लिए बढ़िया, इसलिए यह हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा तेल। कुसुम तथा उसके बाद सूरजमुखी, जो कि पहली ही शायद पहली या दूसरी क्लास में मैंने एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया था, है ना, जो कि इनडायरेक्टली अपने को यहाँ मिल रहा है, क्योंकि कुसुम में तो 78% है, और सूरजमुखी में 64 से 68, पर 78 68 78 और 68 याद रखो। लिनोलेइक अम्ल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम। ये इनडायरेक्टली देखो शुरू में अपनी हेल्प मिल रही है। कुसुम सबसे बढ़िया, फिर कौन है, सूरजमुखी। सूरजमुखी एवं कुसुम का तेल बाजार में सफोला, सफोला गोल्ड वगैरह इन नाम से मिलता है, तो अपने को पता है, सफोला गोल्ड के नाम से चलते। और फिर कार्थेमस्ट, फिर अगला कौन आ गया बोलो, कुसुम। कार्थेमस्ट टिक्टोरियम कौन है, अगले का नाम क्या है, तो कुसुम भी करा दो, फिर सूरजमुखी और कुसुम का दोनों का रिवीजन करा दो, क्योंकि 2 बार तो अपन यही कर रहे हैं, देखो एक बार आप बोल रहे हो, एक बार मैं बोल रहा हूँ, हाथों हाथ रिवीजन भी हो जाए, लास्ट में जाते जाते एक बार मोटा मोटा और बता दो, और एक ही बार घर जाकर भी एक बार, एक ही स्लाइड है, घर जाकर एक बार पढ़ लेना, देखो कई मतलब, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे एक बार घर जाकर पढ़ लोगे, 10 मिनट पढ़ा करो, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का इसका मतलब कि रोजाना के 10 मिनट होने चाहिए, ये रोजाना के रोजाना 10 मिनट। और याद रखना, पुराना जो पढ़ना है, पुराने पढ़े हुए पे आप दे सकते हैं लगभग 20-30 मिनट, क्योंकि एग्रोनॉमी ज्यादा है नहीं, देखो एग्रोनॉमी का कंसेप्ट ये, एग्रोनॉमी जब समझ में आती है ना, तब दिमाग में वास्तव में बैठती है, सीधी सी बात। हॉर्टिकल्चर रटने की, एनिमल में फिर भी शब्दावलियों में और रोगों में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, रोगों में ज्यादातर अटकता है, एनिमल का एक ही कंसेप्ट है, रोगों में ज्यादातर अटकता है, और ब्रीड याद हो जाती है, क्योंकि एक ही तो या तो कान पत्तों के समान लटके हुए, या दूध देने वाली, या कितने अंडे दे रही है, सीधे सी बात। इंपॉर्टेंट शब्दावली, शुरुआती शब्दावली बड़ी काम की है, वो आसानी से याद होती है। रोग में इंपॉर्टेंट, रोग है एक वो योजना है, वो नुकसान देती है योजना है, और एक दूध दूध का वो याद करना है। तो लास्ट में जैसे मार्च में पेपर है ना, तो जनवरी में याद रखना, एक तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री के कुछ डाटा निकालना, दूध, मांस और अंडे वगैरह के, इनके इंपोर्टेंट याद रखना। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी उत्पादन में भारत का, विश्व का इनका स्थान देखना, और मिलियन टन में देखना कितना क्या है। और एग्रोनॉमी में
जो अपनी क्रॉप्स वगैरह है, जिसमें कुछ कुछ इंपोर्टेंट कि भारत में मुख्य तिलहनी दलहनी कौन है, अनाज वाली कौन सी है। पहला तो ये देख लेना दालें वाले सर्वाधिक कहाँ हो रही है, ये है। तो वो एक किताबों के पीछे हर साल ही नया डाटा चिपकाते हैं, वो तो देखो हमें भी उसी टाइम बताते हैं, क्योंकि वो एक पेज देते हैं और पेज में से आपको बता देते हैं, क्योंकि लगभग कुछ तो चेंज होता है। हालांकि 70% तो सेम रहता है। ज्यादा बात तो यही है कि 70% तो सेम रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के अनुसार नए डाटा अपन प्रोवाइड करवाते, मार्च के महीने तक प्रोवाइड कराते हैं सभी बच्चों को, जेट सीयूटी आईसीआर वगैरह सबको। अब आपके पेपर है तो लास्ट पिछले साल का मतलब काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पिछला वाला डाटा। चल, कुसुम कार्थेमस टिक्टोरियम, बताओ वैज्ञानिक नाम क्या है, कार्थेमस टिक्टोरियम। और कुल है कंपोजिटिया एस्ट्रेसी। अपना उत्पत्ति स्थान भारत। गुणसूत्र की संख्या 24। परागण पर परागण, सूरजमुखी में भी कौन सा पर परागण, कुसुम में भी पर परागण, और बुरी सरसों में भी कौन सा पर परागण। और पुष्प क्रम सभी का रेसिन, या फिर याद रखना इसका कैपिचुलम। सूरजमुखी और कुसुम का कैपिचुलम नहीं आए तो रेसिन ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर। और फल क्या है, अकीन। क्या है, अकीन, अकीन, क्या है, अकीन। और प्रमुख किसमें देखो, भीमा, मंजीरा, मालवीय 305, तारा, तारा शारदा, गिरना, नारी 6, A1, K1, JS, F17, N7, NKH11 और T65, DSH। ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट लगा लेना, DSH129, क्योंकि कुसुम को सेफ फ्लावर कहा जाता है, याद रखना। सनफ्लावर तो कहा जाता है सूरजमुखी को, और कुसुम को कहा जाता है सेफ फ्लावर। क्या कहा जाता है, सेफ फ्लावर, याद रखना। सेफ फ्लावर तो एस शब्द आता है, सूरजमुखी में भी एस आता है, याद रखना। DSH, ये याद रखना। फिर H, वो A300, HUS 305, APRR 3, गेरुआ रोग के प्रति प्रतिरोधी। पर एक ही याद रख लेना, DSH सीरीज से आती है, वो थोड़ी सी अपने ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो किताबों में लिख रखी है इसकी। दोनों को एक ही साथ कर लेते हैं कि कौन कौन सी पढ़ी। सूरजमुखी बताते जाना, चल चालू करें। बताओ सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है, एलियंथस। कुल कौन सा है, या फिर एस्ट्रेसी। और उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। गुणसूत्र की संख्या 34। परागण कौन सा, पर पराग। पुष्पक्रम कौन सा, कैपिचुलम, याद रखो कौन सा, कैपिचुलम। फल कौन सा, अकीन, अकीन। बताओ तेल में क्या पाया जाता है, लिनोलेइकम, कितना 68। बताओ तीनों मौसम में उगा सकते हैं क्या, कारण बताओ। डीएनपी की फुल फॉर्म डे न्यूट्रल कार्ड। किस प्रकार का पादप है, सिद्ध। बीज दर अपनी राजस्थान वाली बताओ, 10 से 12। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 10 से 12। सूरजमुखी में कितने शब्द, 5। सूरज 3, मुखी 2, टोटल शब्द कितने हुए, 5। 5 का डबल करोगे तो 10। बीज दर कितनी, 10। किसमें मॉडर्न और सूर्या, चंद्रमुखी और ज्वाला। सल्फर डालना चाहिए सभी तेल वाली फसलों में, कारण है तेल की मात्रा। सल्फर वाले उर्वरक बताओ, पहले नंबर पे कौन, एसएसपी, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा इसका पर्निल छिड़काव की मात्रा 0.1%। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा वीडिसाइड डालते हैं, क्लोरेली या ट्राइफ्लूरेली। रेलिन शब्द लग जाता है, क्या लगता है, रेलिन। प्री इमरजेंसी के लिए पेंडी मिथाइल। रोग कीट में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, तोते, तो क्या बांध दो चारों में, एंटी रिबिन। हाँ तोते तो उड़ी जाते हैं। नियंत्रण के लिए क्या करोगे, एंटी रेबिन। बताओ 1980 में प्रथम संकर किस्म कौन सी है, BSH1, है ना। और कुसुम और सूरजमुखी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, कैपिचुलम। सूरजमुखी सूर्य की तरफ गति करते कौन से हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिन। बताओ सूरजमुखी और कुसुम में किसकी मात्रा सर्वाधिक, पूफा। यह तापमान बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती है। पूफा की फुल फॉर्म क्या है,
पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। चलो बताओ, कुसुम और सूरजमुखी में लिनोलेनिक अम्ल की मात्रा उपस्थित होने के कारण ये क्या करती है, किसको कम करती है, कोलेस्ट्रॉल। और कौन से रोगियों के लिए अच्छे माना जाता है, सबसे पहले किसको अच्छा मानते हैं, दूसरे नंबर पे कुसुम के अंदर जो मसीह अम्ल है वो कितने 78 और सूरजमुखी के अंदर 68। बताओ हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त जो रहता है वो कौन सा अम्ल है, लिनोलेनिक। ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, सबसे बढ़िया कौन है, फिर दूसरे नंबर पे। और इन दोनों का जो तेल मार्केट में मिलता है किस नाम से मिलता है, सपोला, सपोला गोल्ड। अगली फसल कौन सी है, बताओ वैज्ञानिक नाम क्या है, कार्टेमस टेक्टोरी। कुल कौन सा है, कंपोजिटिया। उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र की संख्या, परागण कौन सा, पुष्पक्रम कौन सा, कैपिचुलम। सूरजमुखी का कैपिचुलम, कुसुम का कैपिचुलम। बताओ फल कौन सा, अकी। और एक ही किस्म इंपोर्टेंट है, DSH 129। अगली बताओ, अगली क्या है, अगला क्या है, तिल सेसेमम, सेसेमम इंडिका, तिल। बताओ तिल ये भी क्या बताओ, चलो बताओ वानस्पतिक नाम क्या है, सेसेमम इंडिका। कुल कौन सा, पेड़ा। ये याद रखना, पेडालियस आ चुका है, पेडालियस आ चुका है। 2 लाइनों में अपन सोचे कि छोड़ दे, पेडालियस ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि तिल का कुल क्या है, पेडालियस। इंडिकम से याद ही रखना है कि प्रजाति कौन सी है, भारत वाली सेसेमम इंडिकम। गुणसूत्र की संख्या 26। सूर्या, कृष्णा, प्रताप, गौरी, विनायकस, कालिका, सोमा, राजेश्वरी, कनक, माधवी, रामा। T4, T12, T85, JT7, N32, RT46। एक तो कृष्णा 2-3 जगह मिलेगी, पर याद रख लेना कृष्णा को थोड़ा सा, कि कृष्णा है। और प्रताप, प्रताप थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि प्रताप क्या है, ज्यादातर अपने राजस्थान में उगाते हैं इसको प्रताप को, तो थोड़ी सी याद रखना प्रताप। प्रताप राजस्थान में खेती करते हैं प्रताप की। और बाकी तो क्या है, काली, काली जो तिल आती है उसकी काली का, काला तिल भी आता है, यूं नहीं है कि वो सफेद सफेद तिल, काला तिल भी करते हैं। बस ये याद रखना, एक तो प्रताप, कालिका और कृष्णा। है बढ़िया रहता है, उसके भी कई सारे लड्डू वगैरह कई सारे बनते हैं, काले तिल का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि ज्यादातर तो जो खाने के काम लेते हैं ना, वो सफेद वाला तिल ही काम में लेते हैं ज्यादातर ऐसे। अब देखो अरंडी, केस्टर, केस्टर अरंडी, अरंडी की बात करें तो बताओ वानस्पतिक नाम क्या है, रिसिनस क्यूमिनिकस, रिसिनस क्यूमिनिकस। आंवला, अरंडी, रतन जोत कौन से कुल के है, बोलो, यूफोर्बिएसी। आंवला, आंवला, अरंडी और रतन जोत, जेट्रोपा, रतन जोत। काली क्रांति का संबंध है ये, यूफोर्बिएसी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। गुणसूत्री की संख्या 20। ये याद रखना है इसका थोड़ा सा, ये तीनों का ही कैप्सूल ही होता है ना। और अरंडी एक प्रमुख क्या है, सूखा अवरोधी तेल वाली किस्म है, याद रखना। और अरंडी के तेल में पीलापन नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग क्या करते हैं, पेंट और वार्निश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज्यादा यही प्रयोग लेते हैं, क्योंकि तेल वाली फसलें जो काम में लेते हैं तो वो पीलापन छोड़ती है, और जो कलर करते हैं ना उसमें वो पीलापन दिखता है, और इसमें वो पीलापन नहीं होता। ये अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि क्योंकि ज्यादातर इसका रिसिनस क्यूमिनिकस जो अपनी अरंडी है, केस्टर, इसका ज्यादातर प्रयोग ही यही करते हैं, क्योंकि तेल या वार्निश बनाने, वो पेंट या वार्निश बनाने में। तारपीन का तेल अलग होता है, वो जंग अवरोधक होता है, वो तो अलग होता है तारपीन का तेल। फिर देखो वार्निश के रूप में हवाई जहाज में लुब्रिकेंट के रूप में भी काम में करते हैं, मतलब चिकनाहटपन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि
वो हवाई जहाज वगैरह में क्या है, अपने को अच्छा खासा लुब्रिकेंट ऑयल अच्छा होता है। ग्रीस होते हैं ना, ग्रीस, ग्रीस के काफी सारे कलर होते हैं एक्चुअल में। जैसे नीले रंग का ग्रीस अपने ट्रैक्टर में रखते हैं, वो भूरे रंग का ग्रीस अरे अलग अलग रंग का होता है। तो प्रमुख किसमें, हाँ, T3 T4 ये अरुणा। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वरुणा मस्टर्ड की है। अरुणा अरंडी और वरुणा मस्टर्ड, ये दोनों यही लिख लो, एक साथ ही लिख लो बस, जब भी रिवीजन करो ना, ताकि यही याद रखे आपको। एक तो अरुणा किसकी है बोलो, अरुणा अरंडी की किस्म है। और वरुणा किसकी है बोलो, वरुणा जो है वो है मस्टर्ड की, किसकी है, मस्टर्ड। और सौभाग्य भाग्य GAUCH प्रथम संकर किसमें, GCH 2 3 और 4, याद रख लेना। ऐसे कहते हैं गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कैस्टर हाइब्रिड निकाली गई थी, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैस्टर हाइब्रिड। तो याद रख लेना प्रथम संकर किस्म। अब सी का मतलब कैस्टर अरंडी है। चलो रिवीजन तो सबके कराएंगे मेरे भाई, चिंता मत करो। हाँ क्या चुन्ने काट रहे क्या, लो रिवीजन ही कर लो आते आते। देखो इसका करो, बताओ तिल, ये कौन है, तिल। बताओ तिल का वानस्पतिक नाम कौन है बोलो, सिसेमम। कुल कौन सा है, पेडालियसी। उत्पत्ति स्थान भारत। गुणसूत्री की संख्या और इंपोर्टेंट किसमें सारी बोल दो। पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे पे कृष्णा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, टी से तो 4 12 85, JT 7 है, N 32 है और RT 40। RT याद रखने, राजस्थान तिल है थोड़े से इसको, अगर अब टी में तो खूब सारी है, मेन बात तो कई सारी टाइप वाली सीरीजें चलती है। तो राजस्थान तिल 46। फिर अरंडी कैस्टर, वानस्पतिक नाम क्या है, रिसिनस क्यूमिनिकस, रिसिनस क्यूमिनिकस। चल फिर एक कुल कौन सा है, यूफोर्बियस। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। गुणसूत्र 20। फल कौन सा, कैप्सूल। अरंडी एक प्रमुख क्या है, सूखा अवरोधी तेल वाली फसल। बताओ इसके तेल में क्या नहीं पाया जाता, इसीलिए सर्वाधिक काम में किसमें आती है, पेंट और वांड। हवाई जहाज में किसके रूप में, लुब्रिकेंट का मतलब चिकनाटपन, जो ग्रीस व्रीस लगाते हैं ना वो कहलाता है लुब्रिकेंट। और बताओ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट किस्म कौन सी है, अरुणा। वरुणा किसकी है, मस्टर्ड की। अरुणा किसकी है, अरंडी। प्रथम संकर किस्म कौन सी है, GAUCH1, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैस्टर हाइब्रिड 1। अब देखो सारी किस्में एक साथ समेट। अब जो जो काम की इंपोर्टेंट लगाऊंगा ना वो याद रख लेना इतना। अलसी, अलसी का वैज्ञानिक नाम बताओ मुझे, लाइनम यूसिटेटिका, लाइनेसी परिवार। अलसी, अड़स का तेल खाते भी है, थोड़ा सा वो तीखापन भी होता है। त्रिवेणी चंबल, दो तो बड़ी इंपोर्टेंट है, त्रिवेणी चंबल पहली इंपोर्टेंट है। चंबल कौन सी है, चंबल, त्रिवेणी चंबल पहली इंपोर्टेंट है चंबल। RL 102 71 है ना। राजस्थान लिंसिट, अलसी को क्या कहते हैं, लिंसिट, मोटा मोटा याद रखना। चंबल मैंने बताई दी, वहां पे यहाँ पे 2 बार आ गई, कट कर लो बली से। जवाहर 23, शिखा त्रिवेणी वहां पर आ चुकी है, किरण याद रखना। कार्तिक जवाहर 17, जीवन गौर संगम माही नीलम मुक्ता जवाहर 4। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो चंबल माही इनके किनारे ज्यादा लगाते हैं ना, तो वहीं से निकली हुई किस्में उन्हीं के नाम पे, ज्यादा कुछ नहीं। त्रिवेणी चंबल याद रख लेना। और क्या है, राजस्थान लिंसिड 102 वगैरह याद हो जाएगी। ज्यादा कुछ याद नहीं रखो तो ये संगम वगैरह ज्यादा पूछते नहीं है, तो मोटे मोटे जवार की सीरीज याद रख लेना, कि जवार का कभी कभी पूछ ले तो अलग बात है। नहीं, तारामीरा, रॉकेट क्रॉप, इरुका सेटाइवा। तारामीरा, रॉकेट क्रॉप, इरुका सेटाइवा। ये है IT सेट, क्या है, IT सेट 27, RTM 314, कर्ण तारा, RTM 2002, नरेंद्र तारा मेरा कहते हैं। RTS है 150, तारा मेरा T9 को इंपोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि T9 ऑलरेडी पूछी भी जा चुकी है पर पुरानी है।
और आरटीएम राजस्थान तारा मीरा। याद रखना ये आरटीएम वाली सीरीज जो आती है राजस्थान तारा मीरा, देखो राजस्थान तारा मीरा है ना, ये आरटीएम राजस्थान तारा मीरा है ना। और याद रखना ये आरटीएम वाला सीरीज क्या चलती है, राजस्थान तारा मीरा, राजस्थान तारा मीरा। तो याद रखना T9 को याद रखोगे, बाकी कोई खास काम की नहीं है। रॉकेट करो इरुका सेटाइल, दूसरी हो गई। तीसरी है वह आती है सरसों। सरसों में पूसा जय किसान तो आपको बताया रखा है बायो 902, बायो 902 बड़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी है, एक पुसा बोल्ड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पुसा बोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो 902, पुसा जय किसान बायो 902 और पुसा बोल्ड। पुसा कल्याणी भी याद रखना चाहो तो रखना, पर वरुणा तो याद रखना, क्योंकि अरुणा अरंडी वरुणा मस्टर्ड, अरुणा अरंडी वरुणा मस्टर्ड। और एक पुसा कल्याणी भी याद रख लेना, हालांकि कम पूछते हैं, पर अगर इंपोर्टेंट की बात करें फिर देखो T59 क्रांति है, PR15, RH30 रजत, PCR7 अरावली। एक और याद रखना चाहो तो याद रखोगे किसको, अरावली को, ठीक है। RN 393, स्वर्ण ज्योति RH 9802, माया RK 9902, आशीर्वाद RK 01 और 03, जगन्नाथ VSL 5, RH30 पुसा बोल्ड तो ऑलरेडी ऊपर मैंने करवाई दी है, पुसा बोल्ड डबल आ चुकी है। दुर्गा मणि अरावली भी ऊपर आ चुकी है, देखो ये यहाँ आ चुकी है ना। PR15 क्रांति 130 से 135 दिन में। ये NRC, ये तो बताया दिया था कि NRC HB 501 प्रथम हाइब्रिड किस्म, कौन सी है प्रथम हाइब्रिड किस्म, वसुंधरा माया वरुणा, वरुणा है, वरुणा मत याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अरुणा अरंडी और वरुणा, ये वरुणा नहीं है, वरुणा क्या है, ये ऊपर वाली है, यहाँ पे बताई थी ना वरुणा रोहिणी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बोलो, एक तो पुसा जय किसान बायो 902, दूसरी याद रखोगे पुसा बोल्ट, तीसरी याद रखोगे वरुणा, चौथी याद होगी तो पुसा कल्याणी, पांचवी याद होगी तो अरावली, क्या याद रखोगी अरावली, बस। सरसों ब्रेसिका स्पेसिज याद है। फिर है सूरजमुखी हेलियंथस एनम, हेलियंथस एनम, कंपोजिटिया एस्टरिस। मॉडर्न ये सूरजमुखी से सूर्या और सूरज और चांद से चंद्रमुखी, सूर्य और चंद्रमुखी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बताई दी थी मैंने, BSH1, ये तो वहीं पर भी BSH1। एक CO5 है, DRSH, क्या है DRSH1 है। और HSF क्या है ये HSFH 848, EC 68415, KBSH और एमसन रिकॉर्ड मॉडर्न RSFM, ये याद ही मत रखना। सूर्या मोटी मोटी एक देख लेना, इनकी वो कर लेना, मतलब ये है ना ऐसे लिखी हुई है ना, तो इनको आप इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सनराइज सोलो ज्वालामुखी, तो क्या क्या याद रखोगे, एक तो सूर्या चंद्रमुखी और ज्वालामुखी, ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट। एक याद रखोगे कौन सी BSH1, बड़ी इंपोर्टेंट। बताओ सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनम, हेलियंथस एनम। कुसुम के बाद सबसे बढ़िया हार्ट रोगों के लिए। फिर है सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। चल JS का मतलब बताया रखा है जवाहर, बताया था ना कि सोया राज्य वो मध्य प्रदेश, सोया जिला इंदौर और सोया स्थान जवाहर, है ना। तो JS नाम से किसमें निकलती है, JS 93-5, JS नाम से देख लेना है सारी की सारी, है ना। अहिल्या, है ना। अब याद रखना है प्रताप सोया, क्या याद रखना है प्रताप सोया। और जो काम की है ना वो ये यहां से निकलेगी प्रतिष्ठा गौरव मोनेटो, है ना। मोनेटो को याद रखना। अहिल्या ब्रेक, वो कहां गई, ये रहा ब्रेक ली अहिल्या, अहिल्या कहां गई रे, हैं कहां गई, हाँ अहिल्या, अहिल्या ब्रेक मोनेटो गौरव, ये याद रखना। अहिल्या ब्रेक मोनेटो गौरव प्रतिष्ठा, ये थोड़ी सी याद रखना बाकी। चल तो अहिल्या ब्रेक और प्रतिष्ठा गौरव मोनेटो, मोनेटो याद रखना, मोनेरो नहीं।
यह है सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। फिर है तिल। तिल का वैज्ञानिक नाम बताओ। सिसेमम इंडिकम। सिसेमम इंडिकम। उत्पत्ति भारत, है ना, सिसेमम इंडिकम। देखो टीसी 25, टीसी 120, टीसी 127, राजस्थान तिल 46, राजस्थान तिल 46, प्रताप याद रखना, प्रताप सी, है ना, तिल, सिसेमम इंडिकम C50, क्या है C50। प्रभात है एक टीसी, टीसी 25 ऊपर ही आ गया ना, टीसी 25। प्रताप C50 ऊपर आ चुका है ये भी, है ना। और राजस्थान आरटी, राजस्थान तिल 46, डबल डबल रिपीट हो रखा है। आरटी 125 राजस्थान तिल, राजस्थान तिल प्रकृति एनटी और आरटी। शुष्क खेती के लिए राजस्थान तिल 127, ये तो अपन ने ऊपर बता दिया होगा ना, नहीं आया, याद रखना। फिर देखो राजस्थान तिल वाली सारी की सारी ये है, तो आरटी, आरटी का मतलब क्या है, राजस्थान तिल। तो कौन कौन सी याद रखनी है, राजस्थान तिल 46, एक याद रखनी है प्रताप, एक राजस्थान तिल 127। चल कहां गई, एक राजस्थान तिल 46, आरटी 346, 75 से 80 दिन में टीसी, एक कौन सी है, टीसी 25, टीसी 25 90 से 100, राजस्थान तिल याद रखना है 127, सिसेमम इंडिका। फिर मूंगफली, क्या है, मूंगफली गुच्छे वाली और फैलने वाली, गुच्छे वाली और फैलने वाली। AK-47 से क्या याद होगा, AK-12 और 24, ये कौन सी है, गुच्छे वाली, कौन सी है, गुच्छे वाली। आरसीए में सीएम, आरसीए में सीएम बताया ना, चंद्रा अंकुर ये वाली आरसीएम। M13 मतलब मूंगफली 13, कहां गई चित्रा चंद्र। तो AK-12 24 तो याद रखनी है, ये कौन सी वाली है बोलो, ये अपनी गुच्छे वाली, कौन सी है, गुच्छे वाली। और बाकी ज्यादातर फेल, जैसे चित्रा चंदा, चित्रा और चंद्रा। और कादरी जीजी, गुजरात ग्राउंडनट, जीजी का मतलब होता है गुजरात ग्राउंडनट, है ना, क्योंकि राजकोट कौन सा है, गुजरात में, राजस्थान का राजकोट लून करंसर, है ना। M13 मूंगफली 13, मूंगफली 13। ज्योति है ना, और क्या नाम, AK-12 24 मतलब वही AK-47। और AH 114, जी मतलब गुजरात की है, गुजरात ग्राउंडनट 2, गुजरात ग्राउंडनट 20। गिरनार याद रखना चाहो तो रख लेना, गिरनार। फिर है HNG, क्या है, HNG, और HNG की सीरीज है JL, क्या है, JL 24 है। M13 मूंगफली 13 है तो बताए रखा, प्रताप मूंगफली। RG, RG राजस्थान ग्राउंडनट, RG का मतलब राजस्थान ग्राउंडनट। RG की आई रखी है वो दुर्गा वगैरह, RG 425 राज दुर्गा RG। और जो काम की है वो याद रख लेना, JL 24, ये काम आती है शुष्क खेती के लिए। जी मतलब गुजरात ग्राउंडनट 2, गुजरात ग्राउंडनट 2, ठीक है। और मूंगफली 2 90 से 95 दिन में। ज्योति चंद्रा चित्रा ये याद रखना थोड़ी सी, है ना, ये याद रखना। जी का मतलब समझ ही गए, गुजरात ग्राउंड नट, गुजरात ग्राउंड नट। तो इंपोर्टेंट कौन कौन सी है बताओ, पहले नंबर पे तो AK-12 और 24, एक है चित्रा और चंद्रा, एक मूंगफली 13, कौन सी है, मूंगफली 13। फिर मूंगफली 13 आ गई, वही AK वाली आ गई, AK वाली आई गई। फिर जी का मतलब गुजरात ग्राउंडनट 2, और ये वही मतलब मौसम निकल रही है वो 2 3 3 ही निकल रही है, कुछ तो नाम ऐसे आ रहा है अपने को। फिर आती है कुसुम, बीमा काटे रही थे, JSF, क्या है, JSF, S का मतलब होता है सेफ फ्लावर, SF का मतलब क्या होता है, सेफ फ्लावर, तो याद रखना। चलो थैंक यू सर रिवीजन के लिए, रिवीजन तो करवा देंगे भाई। जेएस है ना, 1 2 3, अरंडी अरुणा बताए रखा है, वरुणा और ये अरुणा और वरुणा, ये कंप्लीटली अपनी क्या हो गई, तिलहनी फसलें। एक छोटा सा बता रहा हूँ, सीधा सा, मतलब किस्में में माता पच्ची नहीं करनी, ये अपन ने जो जो गोले करे वही वही याद रखनी। जैसे बताओ अलसी की इंपोर्टेंट त्रिवेणी और चंबल, रिवीजन करवा देता हूँ ताकि बस आज काफी है। अलसी की कौन सी, त्रिवेणी चंबल है। और बस ये तारा मीरा की राजस्थान तारा मीरा, RTM का क्या है, राजस्थान तारा मीरा, ठीक है।
और राजस्थान तारा मिला के देख लेना, सीरीज तो आई जाती है कोई सी भी। और सरसों की एक तो पुसा, जय किसान, बायो 902, पुसा, बोल्ट, वरुणा, एक याद रखना चाहो तो पुसा कल्याणी। कौन सी पुसा कल्याणी। और नीचे नीचे एनआरसी HB 500 कहां से निकली हुई, सेवर भरतपुर से। एक अरावली भी है, सूरजमुखी की सूर्य और चंद्रमुखी, और एक ज्वालामुखी, और BSH1। और सोयाबीन की जैस नाम से, जवार सोयाबीन के नाम से निकलती है। और प्रताप कहां गई, प्रताप सोया, प्रतिष्ठा, गौरव और मोनेटो, और ब्रेगली और अहिल्या का अहिल्या, ये याद रखना। और तिल की राजस्थान तिल 46 है ना, प्रताप है, और अपना TC, और क्या है अपना राजस्थान तिल 127। फिर मूंगफली में AK 1224, चित्रा, चंदा, चंद्रा, और क्या नाम है, ज्योति आ गई। ये मूंगफली 13 है, ठीक है। और GG की मतलब गुजरात ग्राउंडनट। और कुसुम की भीमा, अरंडी की अरुणा। और कुसुम की JSF मतलब क्या होती है, सेफ फ्लावर। अब जे का मतलब क्या नाम है, जाने कौन सी जगह से निकली हुई है भी। चलो तो ये हर चीज का 2 बार तो करा दिया, लगभग कंप्लीट। अब इसके बाद कौन कौन सी बची हुई है देखो, एक तो शुगर वाली, एक फोडर मतलब चारे वाली, लगभग मतलब कल सोमवार को चारा और क्या नाम है शुगर वाली, ये जो बची हुई मुझे देना है एक बार के लिए देना है। देखो 1-2 दिन में करवा देंगे। देखो एक तो चारे वाली है, चारे वाली एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी। नकदी फसलों में कपास चलेगी, कपास इंपोर्टेंट है। एक गन्ना है, मतलब जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, गन्ना और कपास है। एक तंबाकू है, आलू हो ही जाएगा बस। मतलब लगभग 2-2 घंटे की क्लास है, तो 2-3 क्लास चाहिए, ये इतने में कंप्लीट हो जाएगा। चल हाँ बिल्कुल सर। चलो ऑनलाइन वाले को सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे मस्त रहे, सभी को राधे राधे और धन्यवाद।